परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, जल्दी जल्दी बता देंगे मुझे। यस 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 एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन एंड कम ऑन एवरीवन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। सीए इंटरमीडिएट का आज का हमारा लेक्चर नंबर 1, सेशन नंबर 1 आज का हमारा होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे पूरे इंटरमीडिएट के जर्नी का। एंड देन अगर मैं उसके बाद बात करूं तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं सर, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ तो फिर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे फेमा से रिगार्डिंग हम लोग आज चीजें चालू करेंगे, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को आज हम लोग, जो कि नया एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है आपके सीए इंटरमीडिएट के अंदर, उस एक्ट को भी आज हम लोग यहाँ पे एकदम बढ़िया से यहाँ पे चालू करने वाले हैं। जल्दी से सारे लोग आ जाएंगे। क्या आपको YouTube जैसा सब कुछ दिखाई दे रहा है? क्या आपको यहाँ पे iPad वगैरह बराबर नजर आ रहा है ना? सब कुछ एकदम परफेक्ट है ना? यस, चले, जबरदस्त 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 जबरदस्त, बहुत बढ़िया। आओ, तो मैं अगर बात करूं आपके साथ तो आज सर बहुत सारी चीजें हमको देखना है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को जानना है और काफी सारी चीजों को बढ़िया से हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से। बस तबीयत से सुनते रहना, पूरी प्लानिंग में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग सारी चीजें करने वाले, सारी चीजें मैं आपको बढ़िया से बताते हुए चलने वाला हूं। बस आपने फोकस करना है बढ़िया से और एकदम औसम। गलती से वाईटी पे आगे लगता है बेटा, अब ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा सा, बट ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं आपके साथ तो सर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सारी चीजों को देखने वाले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे जैसे ही आपके है ना, तो जो क्वालिटी, जो क्लैरिटी है वो इंक्रीज हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है? तो थोड़ा सा समय लगेगा, बट यस, ग्रेजुअली आपकी जो ये स्क्रीन की क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाएंगी। और आप भी वहाँ पे ऑटो सिलेक्ट होगा ना, तो उसमें हाईएस्ट क्वालिटी सिलेक्ट करके रखिएगा फोन के अंदर भी। अगर वाईफाई है तो, अगर आपका वाईफाई नहीं है तो मत सिलेक्ट कीजिएगा, फिर मुश्किल हो जाएंगे, है ना? चलो, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, चलिए दोस्तों ध्यान देंगे। आज हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सुनो 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 सुनो, एकदम बढ़िया से ध्यान दो। अभी हम लोग क्या देखने वाले, सीए इंटरमीडिएट लॉ, सीए इंटरमीडिएट लॉ को भी हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे बताइए जल्दी से। सर सीए इंटरमीडिएट के लॉ को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब सर ये सीए इंटरमीडिएट लॉ है, ये हमारा कौन सा पेपर है दोस्तों? ये हमारा पेपर नंबर 2 है। सभी लोग बताएंगे कौन सा? ये अपना पेपर नंबर 2 सर ये हमारा है, जिसके अंदर मतलब जैसे कि यूजुअली ये जो होता है ना, पहला पेपर नंबर 1 आपका अकाउंट्स रहने वाला है, और उसके बाद सेकेंड वाली चीज कौन सी है बेटा? पेपर नंबर 2 है, जो आपकी पूरी 100 मार्क्स की यहाँ पे रहने वाली है। पूरा 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर नंबर 2 रहता है। सर एक बात बताइए, इसके अंदर सिलेबस कैसा कैसा रहने वाला है? तो इंस्टीट्यूट ने इसको है ना 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, समझना बात को। इंस्टीट्यूट ने इसको डिवाइड करके रखा है 2 पार्ट के अंदर। एक है बेटा कौन सा? एक है यहाँ पे पार्ट 1, और दूसरा कौन सा यहाँ पे? और दूसरा यहाँ पे पार्ट 2। समझना क्या है, एक है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं ना, तो पार्ट 1 में सबसे पहली वाली चीज यहाँ पे जो आपको आने वाली है वो है बेटा कंपनीज एक्ट, और दूसरी वाली चीज जो यहाँ पे होने वाली है वो है हमारी एलएलपी एक्ट। कौन सा है सभी लोग बताइएगा? एलएलपी एक्ट से रिगार्डिंग सर यहाँ पे चीजें रहने वाली है। और वही अगर मैं पार्ट 2 की आप लोगों के साथ चर्चा करूं ना, तो इसके अंदर क्या क्या आने वाला है सर? तो इसके अंदर एक आने वाला है जनरल क्लॉजेस एक्ट यहाँ पे रहने वाला है, दूसरा यहाँ पे है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, और तीसरा यहाँ पे रहने वाला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, है ना? तो ये 2 चीजें, तो बेसिकली अपने को पूरी जितनी भी चीजें पढ़ना है ना न्यू कोर्स के अंदर, ये पूरी चीजें सर हम लोगों को देखना है, पूरी चीजें पढ़ते हुए चलना है। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 1 आपको लगभग 70 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। 70 मार्क्स का यहाँ पे आपका पार्ट 1 रहेगा, और 30 मार्क्स का यहाँ पे आपको पार्ट 2 रहने वाला है। तो पार्ट 1 है 70 मार्क का, 30 मार्क है पार्ट 2, है ना? यस सर। अब देखिए हुआ क्या है, एलएलपी एक नया इंट्रोडक्शन है न्यू स्कीम का, और फेमा भी एक नया इंट्रोडक्शन है न्यू स्कीम के अंदर। बाकी की सारी चीजें न्यू स्कीम के अंदर, ये भी पहले से था, ये भी पहले से था, ये भी पहले से था। कुछ चीजें थी जो हटके फाउंडेशन का पार्ट बन चुकी है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जहाँ पे 3 एक स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे, अब वो चीज आपके फाउंडेशन के लेवल के अंदर जाने वाली है। और एक और चीज है वो भी फाउंडेशन के अंदर चले गई है, जिसका नाम है यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करके। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। अब देखिएगा, सुनिए बात को जो मैं कह रहा हूं, आपका फोकस होना चाहिए मेरे ऊपर, ध्यान दीजिए। पार्ट 1 के अंदर ये जो 70 मार्क का, इसके अंदर कंपनीज एक्ट के पूरे पुराने जो ओल्ड कोर्स है वो तो एज इट इज है, बस एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है फॉरेन कंपनी नाम से।
बाकी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉरेन कंपनी नाम से यहाँ पे चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया। छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट एक हल्का सा इंट्रोड्यूस किया। लेकिन एलएलपी, अब आप सोच रहे होंगे एलएलपी सर वो फाउंडेशन वाला है क्या? नहीं दोस्तों, एलएलपी के अंदर रूल्स को इंट्रोड्यूस किया है, तो कंपैरेटिवली एलएलपी काफी बड़ा होने वाला है ना। तो एलएलपी जो नॉर्मल वाली चीज है ना, वो नॉर्मल वाली चीज तो है ही है, और उसके अलावा यहाँ पे क्या होने वाला है, उसके अलावा यहाँ पे ना रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। ऐसी वाली बात मैं आपके साथ कर रहा हूं, रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है एलएलपी के। क्या आप इस बात को समझे क्या? है ना, यस सर। तो मैं अगर बात करूं आपके साथ, अब दूसरा यहाँ पे कौन सा है, दूसरा जो नया इंट्रोड्यूस किया है वो है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है सर, बढ़िया, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी पूरी सिलेबस के करिकुलम का पार्ट होने वाली है। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, हम लोग यहाँ पे पढ़ने क्या क्या वाले हैं सर, न्यू कोर्स के अभी हम लोग वार्म अप कोर्स के अंदर क्या क्या कवर करेंगे। तो वार्म अप कोर्स के अंदर अभी हम लोग एलएलपी को कवर करने वाले, और फिर अभी हम लोग फेबा को कवर करेंगे। सर आप यहाँ पे ये बाकी दो एक्ट को क्यों नहीं कवर कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट को? देखो, कंपनीज एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट है, इसके अंदर 10 चैप्टर्स है। अब मैं अगर 2 चैप्टर्स अभी पढ़ा दूंगा, 8 चैप्टर्स बाद में पढ़ाऊंगा, ब्रेक आने वाला है उसके अंदर, मैं वो नहीं चाहता हूं। मैं अभी फेमा पूरा कवर कर दूंगा, एलएलपी भी पूरा आपका कवर हो जाएगा, और हो सकता है समझ रहा बात को, एक आधा हमारा और एक्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है डेफिनेटली। तो ये 2 चैप्टर्स तो मैं डेफिनेटली अभी फिनिश करने वाला हूं हमारे कौन से वार्म अप कोर्स के अंदर। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हो क्या? हाँ सर। एक और बात बता दूं मैं आपको कि मेरा सीए इंटरमीडिएट का अलग से कोर्स आता है, तो अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उसके अंदर ही आप मेरे कोर्स को देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको पूरे पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब पूरा सीए इंटरमीडिएट का लॉ जो है 100 मार्क्स का 100% मैं आपको कवर करवाता हूं। इसके अंदर मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस कराता हूं, जितनी भी सारी चीजें होती है ना, पूरा मैं आपको कवर कराते हुए चलता हूं। बाद में जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद जो मेरा रेगुलर कोर्स आने वाला है, उसके लिए अलग से मैं सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन देता हूं। मतलब अगर किसी को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, सिर्फ मेरी क्लास देखना है सीए इंटरमीडिएट लॉ की, तो बच्चा वो भी चीज को देख सकता है। ऐसी भी चीज यहाँ पे होती है। क्या आप ओहो, हमजा भी है आज क्लास में, क्या बात है। आओ, तो अगर मैं बात करूं आपके साथ 4999, बिल्कुल सही कह रहे हैं 4999। आओ, तो मैं अगर बात करूं तो सीए इंटरमीडिएट का बस ये पूरी जर्नी यहाँ पे रहने वाली है, और बस इसी तरीके से हमको सारी चीजें पढ़ते हुए चलना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको अलग से इस कोर्स को एनरोल करना होता है ना। आप अगर जैसे एकाग्रता बैच ने आपने एनरोल करके रखे होंगे, उसी प्रकार से अलग से इस कोर्स को आपको एनरोल करना होगा, तब जाके आपके प्लानर के अंदर सारे ऑप्शंस आना चालू हो जाते हैं। इस बात का आप सारे के सारे लोग ध्यान रखेंगे। क्या आप इस बात को समझे क्या? बोलिए जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या? है ना। चलिए आइए एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। सर कौन सी चीज के रिगार्डिंग? फेमा के रिगार्डिंग मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको चीजें कुछ बतवा देता हूं। ठीक है, सुनो, बात को ध्यान दीजिएगा। देखो यार, पेपर नंबर 2 की अगर मैं आपके साथ बात करूं ना, तो पेपर नंबर 2 आपका होने वाला है 100 मार्क्स का। लेकिन इसके अंदर जो एक चीज इंट्रोड्यूस हुई है वो है बेटा एमसीक्यू के रिगार्डिंग। मतलब 30% वैसे आपका पहले भी एमसीक्यू ओल्ड कोर्स में हुआ करता था, इसमें भी आपको एमसीक्यू रहने वाला है 30%। ठीक है, मतलब 70 में से 30 मार्क के आएंगे आपके एमसीक्यू। और दूसरे इसमें अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो डिस्क्रिप्टिव आंसर यहाँ पे आने वाले हैं, और डिस्क्रिप्टिव आंसर यहाँ पे आने वाले 70 मार्क्स के रिगार्डिंग। अब सवाल ये देखना होगा दोस्तों कि ये 70 मार्क का यहाँ पे एमसीक्यू को जो पूछ रहे हैं ना, ये यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देते हैं या नहीं देते। देखो अभी तक है ना, इंस्टीट्यूट इसके ऊपर थोड़ा सा साइलेंट है। अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था ओल्ड कोर्स के अंदर। सीए इंटरमीडिएट में फाउंडेशन लेवल पे था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाउंडेशन लेवल में था। लेकिन इसके ऊपर अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, अभी तक तो बोल रहे हैं नो नेगेटिव मार्किंग, जैसा अभी तक सुनने में आया है। लेकिन क्या पता अब इंस्टीट्यूट को अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने की इच्छा है, क्योंकि अब 6 पेपर कर रहे हैं ना, तो अगर हल्का सा स्ट्रिक्ट अगर करना है इनको। देखो एमसीक्यू जब भी आता है ना बेटा, चीजें स्ट्रिक्ट ही होती है, कभी भी इजी नहीं होते एमसीक्यू। और इंटरमीडिएट लेवल पे तो एमसीक्यू डिफिकल्टी होते हैं। डिस्क्रिप्टिव में आप कुछ ना कुछ कम से कम लिख के तो आ सकते हो। आप सोच के देखो ना, अगर डिस्क्रिप्टिव आपको सवाल आया तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, अब ऑब्वियस सी बात है अपन कुछ ना कुछ लिख के आ सकते हैं। लेकिन अगर एमसीक्यू पूछा तो एक तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा, इसके बीच का और कुछ नहीं होने वाला है ना। एक तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाले, ऐसी वाली चीज है। तो कंपैरेटिवली एमसी, और वो भी इतने आसान वाले एमसीक्यू नहीं देते कि आपने ऐसे वैसे थोड़ा सा देख लिया तो हो जाता करके, ऐसा नहीं होता। हल्का सा एमसीक्यू के ऊपर आपको थॉट देना होता है, समझ रहे हैं आप बात को, है ना, हल्का सा। और अच्छी बात है यार, एक लेवल अप होता है, क्योंकि अब 6 पेपर है, कम समय अपने को यहाँ पे ज्यादा समय कम सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा लेवल अप तो होने ही वाला है। वो तो उसके लिए तो आपने प्रिपेयर रहना ही चाहिए, और गलत भी नहीं है, क्यों नहीं हो, है ना। तो ये सारी चीजें अपनी प्रिपरेशन पहले से ही ऐसी रखो ना यार, कि बढ़िया है। अगर आड़े टेढ़े एमसीक्यू पूछ भी लिए तो
तो अपने को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए उसमें, है ना। चलिए आइए, तो मैं अगर बात करूं आपके साथ, चलो आ जाइए, ध्यान दो। तो ये क्या वाली बात की जा रही है, देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा एक जो पता चला है वो ऐसा है कि प्रोस्पेक्टस जो आया था उसके अंदर ऐसा नेगेटिव मार्किंग लिखा हुआ था, है ना। FAQ जो आया था उसके अंदर नहीं लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा कि मतलब थोड़ा सा रुक जाता है करके, वो जो भी आना है बस अपने को खैर कुछ भी आ जाए, अपने को लेना देना क्या है। अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन फोकस करते हैं इसके ऊपर ना 30 मार्क का है करके, बस इस पे ध्यान दो ना, और जो भी है वो बाद में देखेंगे अपन, समझ रहे हैं आप बात को। चलिए आइए अब आगे बढ़ेंगे, अब ध्यान दो। अब अपना सर अप्रोच कैसा रहने वाला है जरा एक बार बता दीजिए आप। सर अप्रोच के बारे में थोड़ा बताएंगे ना, है ना, जरूर से बताइए सर, अप्रोच के बारे में कैसा रहने वाला है, कैसे हम लोग CA इंटरमीडिएट लॉ को पढ़ने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो सबसे पहली चीज अगर मैं बताऊं आपको, तो देखो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लॉ के प्रोविजन को, ठीक है। और लॉ के प्रोविजन हम किसकी मदद से पढ़ते हैं, तो लॉ के प्रोविजन हम कोई ना कोई एग्जाम्पल की मदद से लॉ के प्रोविजंस को पढ़ने वाले हैं। तो हम लॉ के प्रोविजंस को पढ़ेंगे एग्जाम्पल की मदद से पहले, फिर एक बार अपन ने पढ़ लिया तो उसके बाद उसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट अपन कहाँ से करते हैं, मॉड्यूल से ही करते हैं। फाउंडेशन के अंदर भी मॉड्यूल से करते थे और इंटर के अंदर भी हम लोग मॉड्यूल से करेंगे। मॉड्यूल से करने का मतलब होता है मॉड्यूल की लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आप इस बात को समझ गए क्या? यस सर, है ना। चलिए आइए अब तीसरी वाली बात, फिर अपने क्या होने वाले हैं, फिर अपने डेली रिविजन्स हम लोग लेंगे। डेली रिविजन्स का मतलब क्या होता है कि अपन ने आज आके जो पढ़ा, जो अपन ने आज पढ़ा वो कल आके मैं रिवाइज करवा दूंगा एक बार आपको, और फिर हम लोग नए चीज को एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब जिस समय अपना एक एक्ट कवर हो जाएगा तो पूरे एक्ट की एक रिवीजन करके उसका रिवीजन वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। फिर आप एग्जाम तक आराम से कितने बार भी उसको देखना चाहे आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो आप जितना चाहे आप उतना बिल्कुल यहाँ पे बढ़िया से देख सकते हैं। अब चौथी चीज अगर मैं बताऊँ आपको, तो हम लोग टेस्ट लेंगे इसके ऊपर। अब देखो टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना। तो टेस्ट जो होगा वो अपने कोर्स का ही पार्ट होने वाला है, अलग से आपको कहीं जाके टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं देना है। मैं ही आपको टेस्ट लूंगा आपके लॉ के, है ना। जो भी यहाँ पे टेस्ट होंगे वो 30 मार्क के टेस्ट होंगे, जिसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी बता दे रहा हूं मैं, 5 मार्क के 6 क्वेश्चन हम लोग आपको पूछेंगे। इसमें कोई ऑप्शन नहीं देने वाले, वो नॉर्मल चीज है। टेस्ट कब होंगे, जिस समय अपना एक एक्ट हुआ उसके बाद जब दूसरा एक्ट कंप्लीट होगा तो पहले एक्ट के टेस्ट ली जाएंगे, तीसरा एक्ट कंप्लीट होगा तो दूसरे एक्ट के टेस्ट लिए जाएंगे। कंपनीज एक्ट चालू होगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे टेस्ट लेना है करके, समझ रहे हैं आप बात को, ताकि आपको समय मिल जाए पढ़ने के लिए और आपके रिविजन वगैरह भी हो जाए। ऐसी वाली चीजें यहाँ पे रहने वाली है। तो ये 4 चीजों को अपन लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। बस ये 4 चीजों को आप जानते हैं कि ये 4 चीजें भी अगर आप कर लेते हो तो इनफ होता है आप लोगों के लिए एग्जाम को क्लियर करना और अच्छा स्कोर करना। अब इतनी चीज तो आपने फाउंडेशन में देख ही ली है करके, है ना। चलो तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो ये अपना ऐसा अप्रोच रहने वाला है। अब एक बार मैं आपके साथ बात करता हूँ डाउन द टाइमलाइन कैसी कैसी चीजें यहाँ पे रहने वाली है। आ जाइए समझ लीजिएगा बात को अच्छे से। देखो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो अभी चल रहा है हमारा 13 जुलाई बेटा, आज की तारीख है बराबर 13 जुलाई है सर आज की डेट करके। आओ अब उसके बाद ये जो बैच है ये हमारा बैच चलने वाला है 13 अगस्त तक हमारा ये बैच चलने वाला है, ठीक है। इस एक महीने के अंदर मैं आपको LLP भी कराऊंगा, इस एक महीने के अंदर मैं आपको फेमा भी कराने वाला हूं। LLP और फेमा मैं आपको कराऊंगा। इसके बाद क्या होगा, आपका रिजल्ट आया और सारी चीज आएंगी। मान लीजिए अगर मैं 23 या 24 अगस्त से भी बेटा चालू करता हूं मेरा रेगुलर बैच, समझ लो बात को ध्यान देना, मैं यहाँ पे अपना रेगुलर बैच चालू करूंगा मैं 23 या 24 अगस्त से। क्या बोला मैंने, 23 या 24 अगस्त से मैं यहाँ पे रेगुलर बैच चालू करूंगा May 24 के लिए, जो आफ्टर रिजल्ट के बाद आता है। मैं इसके अंदर सबसे पहले पढ़ाऊंगा कंपनी लॉ, फिर इसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा जनरल क्लॉजेज एक्ट, और फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करके, ठीक है। उसमें ऐसा हो सकता है, अब ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। हो सकता है कि LLP और फेमा में यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल कराऊं, या हो सकता है मैं वहां पे बाद में लाइव लूं। अब जो भी अभी तो देख रहे हैं उनके लिए तो ये पूरा के पूरा लाइव चल रहा है, तो आप लोगों को अभी तो पूरा कवर यहां से करते हुए चलना ही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कोई पर्सन इसको रिकॉर्डेड देख रहा है, आप जैसे इसको रिकॉर्डेड देख रहे हो, बाद में इस तारीख से आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, है ना, बाद में कोई ना कोई तो देखेगा। तो ऐसे केस के अंदर जब आप इसे रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आपको ये दोनों चीज को अलग से ये कोर्स के अंदर यहाँ पे परचेस इन द सेंस बोर्ड, सॉरी परचेस नहीं, आपको अलग से देखना है, परचेस नहीं करना है, अलग से देखना है करके, समझ रहे हो बात को। तो ऐसी वाली चीजें यहाँ पे रहने वाली, समझ रहे क्या, रिकॉर्डेड वालों, लाइव वाले तो समझ रहे मेरे, रिकॉर्डेड वालों जो तुम बाद में देखोगे ना तो समझ गए ना। तो ये वाली चीजें बाद में रेगुलर क्लास में होने वाली है, मतलब ये मैं कवर करवा दूंगा, और ये वाली चीज आपको रिकॉर्डेड। बाकी जो बच्चे अभी वाले वो तो लाइव कर ही रहे मेरे साथ, उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं इन लोगों को, है ना। चलो
ध्यान दो, समझ गए आप बात को। तो मैं आपको 100% पूरा लॉ का सिलेबस करवाने वाला हूं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। पूरा 100% आपको अपने आईजी सर करवाने वाले, इस चीज का ध्यान रखेंगे। समझ गए क्या आप बात को? बोलो जल्दी से मुझे कि आप इस बात को समझ गए क्या, है ना? एकदम बढ़िया है सर, एकदम बढ़िया है क्या? एकदम जोरदार सर, एकदम बढ़िया। तो ये पूरी चीजें रहती है। अच्छा, ये अगस्त की कब तक जाती है क्लासेस? ये अगस्त की लगभग मेरी जाने वाली, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड तक अपनी ये क्लासेस जाने वाली है, ठीक है? नवंबर तक ये पूरी क्लासेस जाती है, ये वाली जो रेगुलर क्लासेस होती है ना वो। क्या आप इस बात को समझ गए क्या, है ना? चलिए, समझ गए दोस्तों? जल्दी से बोलेंगे मुझे क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं, है ना? ये पूरी चीजें आती है। आपके पास चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है यार, कोई दिक्कत नहीं है आपको जो, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि आप कोई भी एक एजुकेटर को चूज करके फिर आप सिलेक्ट करके आराम से उनके साथ रुकेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए इधर से उधर स्विच कर रहे हो, उधर से इधर स्विच कर रहे हो। जो भी है आप अभी 10-15 दिन 7-8 दिन पूरा भटक लीजिए, पूरा हर एक चीज देख लीजिए, और उसके बाद एक बार आप सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद एक किसी भी एक एजुकेटर के साथ जुड़ जाइए, वो ज्यादा बेहतरीन होता है। समझ रहे हैं बात को? आपके लिए भी ज्यादा बेहतरीन होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। समझ रहे हैं बात को? दो नाव पे अगर आप पैर रखोगे बेटा तो समझने तकलीफ आप ही को होना है फिर बाद में, है ना? तो ऐसी वाली चीज है, तो आप आराम से, हाँ जिन्होंने फाउंडेशन वगैरह किया है मैं जानता हूँ आप लोगों ने किया है, तो इसलिए आप बराबर पहुंच जाते हो करके मैं जानता हूँ अच्छे से, है ना? तो ये सारी चीजें होती है, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना करके, है ना? चलिए आइए, चले आगे, आओ सर आगे देखेंगे। अब हम लोगों को क्या देखना है सर? अब हम लोगों को यहाँ पे अब ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। किसी को भी कोई डाउट वाउट है तो थोड़ा सा पूछ लीजिए बढ़िया से। यूट्यूब के ऊपर अगर कोई इसे बाद में देख रहा है इसको, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट पूछ सकते हैं, पूछ लीजिएगा आपको बैच से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो, ठीक है? हाँ चलिए आइए, पूछो आप जल्दी से, किसी को है तो। सबका ध्यान रखना पड़ता। आओ, हाँ चलो आओ सर। नवंबर तक लेट नहीं होगा? कैसे लेट होगा? पूरी दुनिया का 2.5-3 महीने चलता है, तो क्या आप अकेले ही कर रहे हो क्या ग्रुप 2 वाले? बाकी के दुनिया ग्रुप 2 नहीं करने वाली है क्या? बिल्कुल लेट वेट नहीं होगा, सब टाइम पे होने वाला है ना? चलिए आइए। नहीं, ऑडिट में नहीं लूंगा, ऑडिट में नहीं लेता हूं मैं, केवल लॉ, सीए इंटरमीडिएट का लॉ और सीए फाउंडेशन का लॉ, ये दोनों ही मैं यहाँ पे आपको कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है? चलिए, क्या आप इस बात को समझे क्या? अब आपको तरीके की चीजें आएंगी कि एक ही इससे ये करो वो करो करके, अब वो आपकी चॉइस है, मैं कुछ उसके ऊपर बोलूंगा नहीं ज्यादा, है ना? चलिए आइए। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, नोट्स में आपको मैं बना के दूंगा, समझ गए आप बात को? नोट्स में आपको, समझिए बात को, मैं आपको नोट्स बनवा के दूंगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको फाउंडेशन के अंदर मैं आपको नोट्स करवाता था, उसी प्रकार से मैं आपको इंटरमीडिएट के अंदर भी मैं आपको नोट्स बनवा के दूंगा, समझ रहे हैं आप बात को, है ना? तो मैं आपको इंटरमीडिएट के अंदर भी नोट्स बनवा के दूंगा, लिखवा के दूंगा मैं एक प्रोविजंस को, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा जब मैं क्लास में डिक्टेट करता हूं तो, ठीक है? जनरली हम लोग कब लिखते हैं? जब क्लास के आखिरी के 15-20 मिनट बचते हैं ना, तो हम लोग हर एक क्लास के ऐसे लिखते हुए चलते रहते हैं, ताकि हो जाए करके साथ साथ में आगे पीछे यहाँ पे हो सकता है। देखो, ऑडिट के अंदर कोई खास चेंजेस नहीं है, ऑडिट एज इट इज इंस्टीट्यूट ने रखा है, बस कुछ चीजें उल्टा डिलीट ही की है, एडिशन तो बहुत ज्यादा कम किया है ना? तो मैं ऐसा सोचा हूं मैंने कि मेरा ओल्ड कोर्स का तो ऑलरेडी ऑडिट अवेलेबल है, तो मैं उसके ऊपर जो चेंजेस हुए वो चेंजेस से रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊंगा, और जो भी नए एडिशन हुए वो नए एडिशन बता दूंगा, और जो डिलीशन हुए वो भी बता दूंगा। तो उसको दोनों को देख के इट्स लाइक कि बच्चा उसको पढ़ सकता है। अगर किसी बच्चे को रहता है ना, नहीं सर आपसे ही करना है, रहते यार, ऐसा नहीं है, मैं गलत भी नहीं कह रहा हूं, उसमें रहते हैं, तो मैं उसके लिए फिर ऐसा अवेलेबल मैं करवा दूंगा यहाँ पे, है ना? तो ऐसी वाली चीज है वहां पे, लेकिन केवल वो चेंजेस वाली बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, है ना? चलो समझ गए आप बात को? आओ जल्दी से आ जाएंगे, अब इधर ध्यान दो। तो ये पूरी चीजें होने वाली। एक नोट्स वाला पॉइंट था सर, नोट्स मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है? नोट्स मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा, उसका लोड मत लीजिएगा, और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड भी कराऊंगा, ठीक है? फिर अपने को रेगुलर वे में पहले पूरा मॉड्यूल का पॉइंट लाइन बाय लाइन, जैसे फाउंडेशन के अंदर पूरी लाइन बाय लाइन अपन ने कवर किए थे, ठीक उसी प्रकार से अपने को इंटरमीडिएट के अंदर भी पूरे हम लोग इलस्ट्रेशन और सारी चीजें देखते हुए चलने वाले हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? आओ, अच्छा चलो अब ध्यान दो। अब सर अपने को करना क्या है लॉ के प्रिपरेशन के अंदर, कैसे करें? तो चलिए मैं अब आपको बतवा देता हूँ कुछ चीजें, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखो, सबसे पहली बात तो आपने 2 नोटबुक बनाना है बेटा। कितने नोटबुक बनाना है? 2 नोटबुक। अभी आप बनाएंगे सबसे पहले 100 पेजेस की एक नोटबुक बना लीजिएगा, जिसके अंदर आप ये जो वार्म अप कोर्स कर रहे हैं ना बेटा, ये जो वार्म अप कोर्स जो आपका हो रहा है, या ये जो वार्म अप कोर्स आपका चल रहा है ना, तो ये वार्म अप कोर्स क्या हो सकता है, आप आसानी से आप यहाँ पे इसको पहले 100 पेजेस के इसमें कीजिएगा। फिर उसके बाद जब मेरा रेगुलर कोर्स आने वाला है ना दोस्तों, तो मेरे रेगुलर कोर्स के अंदर आप उसके लिए अलग से दूसरी नोटबुक बनाइएगा 150 पेज
पेजेस वाली एक अलग से आपको नोटबुक बनाना पड़ेगा बाद में रेगुलर कोर्स के लिए, जिसके अंदर मैं कंपनीज एक्ट, आईओएस और जीसीए कवर करवाने वाला हूं। तो अभी आपको क्या करना है सर, अभी हमको 100 पेजेस की नोटबुक बनाना है वार्म अप कोर्स के लिए, और दूसरा रेगुलर कोर्स अपने को 150 पेज की यहाँ पे रेगुलर कोर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे चीजें अपने को बनाते हुए चलना है। क्या आप इस बात को समझे क्या सारे के सारे लोग, बताइए मुझे जल्दी से, है ना। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पे रहने वाली है, बस आपको इतना चीजें करना है। तो रेगुलर आप 100 पेजेस के बनाते हुए चलेगा, मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, लिखाऊंगा, तो आप ऑटोमेटिकली लिखते हुए चलिएगा, पढ़ते हुए चलिएगा और मेरे साथ साथ रहिएगा उसके अंदर, ठीक है। ये पूरी चीजें यहाँ पे होती है। आई थिंक सो 10-15 मिनट हो गए होंगे या 20 मिनट अभी लगभग होते हुए आ रहे होंगे क्लास को, और इसमें अपना इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है समाप्त। अब मैं यहाँ पे चालू करता हूँ हमारा आज का पहला टॉपिक, और वो जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है दोस्तों, वो है यहाँ पे आज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कौन सा टॉपिक है बताओ जल्दी से सभी के सभी लोग। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से रिगार्डिंग ये वाला टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। सर फॉरेन एक्सचेंज क्या टॉपिक बोलो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है बोलो सारे के सारे लोग, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट करके ये पूरा का पूरा पहला टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है, और आज हम लोग इससे रिगार्डिंग चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एकदम आसान सा टॉपिक है, बहुत बढ़िया सा टॉपिक है और नया टॉपिक है, हल्का सा ऐसा आपको मजा आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, फेमा से पहले ना बेटा एक हुआ करता था फेरा करके, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हुआ करता था, है ना, लेकिन उसके बाद में इसको चेंज करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। क्या बनाया गया बोलो, फॉरेन। अब देखो फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे आपने सुना होगा, फॉरेन फेरा जब होता था ना, समझना बात को ध्यान रखिएगा, रेगुलेशन एक्ट आपको नाम से ही समझ रहा है कि सर ये बड़ा रेगुलेटेड वाला एक्ट होगा, मतलब उसके अंदर क्या होंगे सर, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होंगे, हमें ऐसा लग रहा है। आपको लगता नहीं क्या नाम से रेगुलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज समझ रहे हैं आप बात को, फॉरेन एक्सचेंज वाला था, रेगुलेशन से रिलेटेड ज्यादा हुआ करता था फेरा। लेकिन फेमा ने क्या किया, फेमा ने थोड़ा मैनेजमेंट से रिगार्डिंग चीजें बताई। जैसे कि फेरा अगर मैं बात करूं ना, तो फेरा यहां पे रिजिड हुआ करता था, फेरा यहां पे फॉरेन ट्रांजैक्शन को करने से मना करता था। फेमा जो है वो कहता है फॉरेन एक्सचेंज आपको करना है करो, बिंदास करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें केवल ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करते हुए चलना, ऐसा फेमा कहता है। फेमा कभी ट्रांजैक्शन को मना नहीं करता, फेमा तो ये कहता है आप ट्रांजैक्शन को करो, केवल डिस्क्लोज करो, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोज करने की बात, हमें बता देना, तुम बिल्कुल बिंदास जियो, हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम्हें जो करना है करो, बस हमें डिस्क्लोज कर देना। लेकिन फेरा बड़ा ही टॉक्सिक था, फेरा क्या कहता था, जो भी करो मुझसे पूछ के करो, मेरे से बिना पूछे कुछ किया बस काट दूंगा, समझ रहे आप बात को। तो ऐसे केस के अंदर इसे पजेसिव हुआ करता था फेरा, बिल्कुल सही कह रहे, बच्चे मान नहीं रहे यहाँ पे, है ना। तो बस मैं वही तो कह रहा हूं, पजेसिव हुआ करता था दोस्तों फेरा, लेकिन फेमा का ऐसा नहीं है, फेमा का ऐसा नहीं है, फेमा खुले मन का है, खुले विचारों का है। फेमा का कहना है नहीं नहीं, इंडिपेंडेंस तो लोगों को चाहिए ही चाहिए करके, इसलिए 1999 के अंदर किसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया बोलो मुझे जल्दी से, फेमा को इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवा दिया। आपको क्या क्या पढ़ना है फेमा के अंदर वो देख लो यहाँ पे। सर फेमा के अंदर हमको कुछ डेफिनेशंस को देखना है, और फिर कुछ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होते हैं, उन चीज को देखना है। सर ये क्या है करंट अकाउंट, कुछ करंट वरंट लगता क्या उसको, वो सब बाद में देखेंगे अपन, इसको क्या पढ़ना है तो, है ना। बस इतना ध्यान रखो अपने को, ये सारी चीजें देखना है। क्या क्या, एक तो डेफिनेशंस देखना है, और दूसरा क्या देखना है अपने को यहाँ पे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे देखते हुए चलना है। चलिए आइए ध्यान दीजिए इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है। इंट्रोडक्शन देखेंगे, देखो, द चेंज इन द इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटल, फ्री ट्रेड अक्रॉस द ग्लोब नेसेसिटेट नीड फॉर मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री इन ऑर्डरली मैनर, इन फैसिलिटेट क्रॉस border trade or cross border capital flows, exchange control law was required. Foreign exchange control led to introduction of exchange control law through defense rules in India by the Britishers 1939. देखो, subsequently foreign exchange regulation act was enacted in 1947. क्या बोला मैंने यहाँ पे, 1947 के अंदर बेटा फेरा को लाया गया था, और ये जो फेरा लॉ था ना, ये किसने बनाया था, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था। समझना बात को, किसने बताया था, ब्रिटिशर्स ने। और ये कौन से चीज के रिगार्डिंग हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, डॉलर्स एक फॉरेन एक्सचेंज हुआ दोस्तों। उसी प्रकार से कोई भी फॉरेन करेंसी के अंदर आप ट्रांजेक्शन्स करते हो ना, वो सारे के सारे क्या होता है, वो सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आ जाते हैं। ये आपको ऐसी आलतू फालतू चीजें नहीं पूछने वाले, एमसीक्यू
एमसीक्यू में पूछने के लिए बहुत उनके पास दूसरी चीज है, ऐसी वाहियात चीजें नहीं पूछेंगे वो लोग कब आया करके फेरा, है ना, ये ऐसा नहीं पूछने वाले, ठीक है। अब देखो लेकिन गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया था। कब किया था जरा मुझे बताओ, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है सर, 1991 में किया था, जहां पे गवर्नमेंट ने फ्री मूवमेंट कर दिया, बोले कोई भी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी से रिलेटेड रिसीव पेमेंट आप बिंदास करो, हमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है उसके अंदर, बिंदास करो, ट्रेड रिसीव, ट्रेड पेमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आंदे 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 जान दे जान दे, जिसको जैसा लगे वैसा मचाओ, कोई टेंशन की बात ही नहीं है इसके अंदर, है ना। फिर देखो दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू इंडिया, तो इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो बढ़ गया, तो कॉन्सिक्वेंटली फॉरेन एक्सचेंज की जो रिजर्व है ना वो इंक्रीज हो गए सब्सटेंशियली। एक समय आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व केवल 15 डेज का बचा हुआ था, मतलब 15 दिन तक ही अपन अपने खर्चे पानी कर सकते थे। उसी के लिए क्या किया गया था, ओपन किया गया था इकोनॉमी को, और अचानक से एकदम अपने को क्या देखना पड़ा, अपने को एकदम फ्लो मिला पैसों का, मतलब एकदम हाँ पैसा ही पैसा करके, समझ रहे आप बात को। तो ऐसी सारी चीजें इसके अंतर्गत आई थी। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो 1999 का है बेटा, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जून 2000 को, जो अनेबल करता है रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत करता है। रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री से रिगार्डिंग बात करता है, मतलब क्या, ये जो बाहर का पैसा, जो डॉलर में पैसा आता है, जो इधर उधर से पैसा आता है ना, उसे फॉरेन एक्सचेंज बोला गया है, उसके रिजर्व्स के रिगार्डिंग बात करता है कौन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो मैं आपको एक एक्ट का ओवरव्यू देता हूं। देखो एक्ट का ओवरव्यू क्या है, एक्ट का ओवरव्यू का कहना है आप फॉरेन, आपको घूमने बाहर जाना है, आप बिंदास जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बाहर से मशीनरी बुलाना है, आप बिंदास बुलाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है कि आप बिंदास जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमको चीजें बताते हुए जाना, ताकि फॉरेन एक्सचेंज में, देखो यार हम आपको डॉलर में खर्चने नहीं देने वाले पैसे, इंडिया में हम आपको डॉलर में पैसे नहीं खर्चने देंगे, आप कमाओ ना डॉलर लाके दो इंडिया को, बहुत अच्छी बात है, हम आपको इंडियन करेंसी देंगे, लेकिन वो डॉलर आप हमें दे देना, ताकि जब हमारे इंडिया के इंपोर्टर्स बाहर से कुछ चीज बुलाएंगे ना, हम उनको दे सकते हैं वो डॉलर वाला पैसा, और वो उससे पैसा बुला सकते हैं, या उससे वो कोई भी गुड्स वगैरह बुला सकते हैं। ऐसी वाली चीजें यहाँ पे आती है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हो? क्या बोलते नहीं आप लोग, कुछ तो बोलो यार, हाँ सर कुछ तो भी समझ रहा है करके, कुछ तो भी तो हो रहा है करके, अभी तक ऐसा बोलो ना, हाँ कुछ तो भी चल रहा है करके, है ना। चलिए आइए अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, सर ये फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग जरा एक बात बताइए सर, क्या बात बताइए सर, जरा एक बात बताइए सर, 1 मिनट रुकेंगे, क्या बात बताना है मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुकाऊंगा लेकिन आपको हाँ हाँ हम्म हाँ चलो, दिख रही है आपको स्क्रीन? यस सर। चलिए आइए, अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं सर, 1 मिनट रुकेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं सर, क्या देखने वाले, क्या देखने वाले, क्या देखने वाले हैं। हाँ चलो, हाँ चलो, हमें क्या पता बोल रहे हैं हाँ हाँ आपको नहीं पता, मैं जानता हूँ आपको कुछ नहीं पता करके, है ना। आओ आओ ध्यान दो। चलो मैं अगर बात करूँ आपके साथ, सभी लोग ध्यान दीजिएगा क्या होने वाला है यहाँ पे, क्या क्या चीजें होने वाली है यहाँ पे, आइए जानते हैं, एकदम बढ़िया से सुनना बात को, स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में बात करूंगा करके, है ना। आ जाओ, देखो सबसे पहली बात अगर मैं चर्चा करूं आप लोगों के साथ, तो यहाँ पे है ना, सुनो बात को ध्यान दो, सेंट्रल, पहली बात तो ये फेमा जो है ना बेटा, ये सेंट्रल एक्ट है। कैसा एक्ट है सभी लोग बताएंगे मुझे जल्दी से, ये कैसा एक्ट है सभी लोग बोलो? सेंट्रल एक्ट है दोस्तों। कैसा एक्ट है? सेंट्रल एक्ट है सर, ये सेंट्रल एक्ट, यहाँ पे फेमा हमारा सेंट्रल एक्ट है, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो देखो सेंट्रल एक्ट है, तो उसको चलाने कौन वाला है? ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट, वाह मोदी जी वाह, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चलाने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग रेगुलेशंस को बनाने वाला है, सारी चीजें कौन करने वाले? सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाले। अब मोदी जी इतने बेटा पुट्टू बैठे हैं क्या यहाँ पे कि चले वो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से रिगार्डिंग आज थोड़ा सा छिड़कानी कर देते
देता हूं करके। ऐसा नहीं सर, वो इतने खाली नहीं बैठे, उन्होंने अपने यहाँ पे क्या बना के रखे, उन्होंने अपनी एक सेना बना के रखी है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, उन्होंने एक यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को खड़ा कर दिया है, किसको बोलो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को खड़ा कर दिया है। और दूसरी ओर अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी खड़ा कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी यहां पे उन्होंने खड़ा कर दिया है। तो देखो दो प्रकार की चीजें, सबसे पहला क्या बोला, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को खड़ा कर दिया है, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये दोनों चीजों को फॉरेन एक्सचेंज से रिगार्डिंग पंचायत होती है। क्या बोला मैंने, सभी लोग बताइए मुझे, दोनों मिनिस्ट्रीज को किससे रिगार्डिंग पंचायत होती है, फॉरेन एक्सचेंज से रिगार्डिंग पंचायत यहां पे होती है। तो ये दोनों चीजें करते क्या है, या ये दोनों अपने जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से ये करते क्या है, तो समझना बात को। अब देखो इसमें दो पार्ट होता है, एक पार्ट होने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, सभी लोग बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक पार्ट होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को एडमिनिस्टर कौन करने वाला है, इसको एडमिनिस्टर करने वाला है आरबीआई। कौन करने वाला है, बोलो जल्दी से मुझे, एडमिनिस्टर करने वाला है आरबीआई। एडमिनिस्टर का मतलब होता है लागू कौन कर रहा है, जनरल पब्लिक के साथ डील कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। और आरबीआई के इसमें सेना है बेटा कौन, उसके अथराइज पर्सन। अथराइज पर्सन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो डील करते हैं डॉलर के अंदर, जैसे एसबीआई को अलाउ है डॉलर के अंदर डील करना, सारे बैंकों को अलाउ होता है डॉलर के अंदर डील करने के लिए, इन्हें परमिशन दे दी जाती है। तो ये सारे अथराइज पर्सन बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं, बोलो जल्दी से, इसे अथराइज पर्सन कहते हैं। तो देखो मैंने अभी तक क्या क्या बता रहा हूं, समझ रहा है, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो, ओ हेलो, इधर ध्यान दो। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट में दो यहाँ पे होती है, यहाँ पे दो प्रकार की मिनिस्ट्रीज है, कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसमें भी और दो प्रकार की चीजें, एक तो एडमिनिस्टर कौन करेगा इस एक्ट को, सर इस एक्ट को एडमिनिस्टर करने वाला है आरबीआई। और आरबीआई किसके द्वारा करता है, अथराइज पर्सन के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है बोलो अथराइज पर्सन के द्वारा करता है। वही अगर मैं दूसरी ओर बात करूं आपके साथ, मान लीजिए सर अगर कल चल के कुछ डिस्प्यूट हो गए, तो ऐसे केस के अंदर कौन बाकी चीजों को संभालेगा, तो जुडिशियल पोर्शन को कौन देखने वाला है। तो मैं अगर बात करूं ना, तो जुडिशियल पर्सन को यहां पे देखते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर देखने वाला है। सबसे ऊपर पोजीशन में आता है कौन, असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद आता है डायरेक्टर जनरल। कौन आता है बोलो जल्दी से, डायरेक्टर जनरल। फिर डायरेक्टर जनरल के नीचे आता है यहाँ पे अपीलिएट ट्रिब्यूनल। कौन आता है बोलो, अपीलिएट ट्राइब्यूनल। फिर उसके बाद कौन आता है यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे कोर्ट आते हैं, जैसे हाई कोर्ट होगा, और फिर उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो, यहाँ पे आप ये कहना चाहते हो कि अगर कोई केस लगी तो वो सीधी जाती है किसके पास, हाई कोर्ट के पास, मतलब लोअर कोर्ट का चांस ही नहीं। उसके बाद वो जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके बाद वो जाती है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, फिर वो जाती है डायरेक्टर जनरल के पास, फिर वो जाती है असिस्टेंट। समझ रहे हैं आप बात को। तो इस तरीके से वो मूव होती है सर सारी चीजें। तो ये जुडिशियल पोर्शन में आता है कि कल चल के अगर डिस्प्यूट हुआ तो डिस्प्यूट के केस में कौन देखभाल यहाँ पे करने वाला है, कौन यहाँ पे चीजें, तो ये सारे लोग मिलकर यहाँ पे देखभाल करने वाले हैं। ऐसी वाली पूरी चर्चा यहाँ पे की जा रही है। क्या आप इस बात को समझे क्या। तो मैंने क्या बताई है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिगार्डिंग दो मिनिस्ट्रीज इसको हैंडल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और होम अफेयर्स मिलकर इसको संभालते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का लेखा जोखा आरबीआई के ऊपर दे दिया है, जो अपने अथराइज पर्सन के थ्रू एक्ट को इंपोज करते रहती है या एक्ट को लागू करते रहती है, ठीक है। और दूसरा अगर कल चल के डिस्प्यूट हुआ तो जुडिशियल पोर्शन को कौन देखने वाला है, ये सारे लोग इसके अंदर आ रहे हैं, जुडिशियल पोर्शन के अंदर ये सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। क्या आप इस बात को समझे क्या, बोलो ना मुझे, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हो क्या, है ना, एकदम बढ़िया तरीके से। हाँ सर एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। परफेक्ट है, एब्सोल्युटली सर, परफेक्ट, एब्सोल्युटली जोरदार, एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसको कॉपी करना चाहेंगे आप लोग, है ना, इसे कॉपी करना चाहेंगे तो एक बार कर लीजिए। चलो डन है, ओके सर, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। आ जाइए अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखे सर, ये कुछ नहीं था, ये एक स्ट्रक्चर था, अथॉरिटी स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो जल्दी से, अथॉरिटी स्ट्रक्चर। आपको पता तो होना दोस्तों कि आखिर क्या हो रहा है और कौन कौन इसको संभाल रहा है, फेमा को संभालने वाला है कौन करके, आपको पता होना चाहिए ना उस चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, रुकने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, ये लो।
अरे बाद में क्या तुम लिखो ना, अभी जो साथ साथ में लिखना है वो लिखना पड़ेगा अभी आपको, बाद में तो मैं आपको एक पॉइंटर्स बना के दूंगा ना। जल्दी से लिखो, 6:35 हुआ है, 6:36 तक का समय देता हूं मैं आपको, पूरा पूरा 1 मिनट। ठीक है, जिनका हुआ है वो एक बार गो थ्रू करो। याद क्यों रखना है आपको, समझना है परनेश, इसमें याद रखने जैसा क्या है। चलो थैंक यू सो मच शिजू का। आओ चलो ध्यान देंगे। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सेलियंट फीचर्स ऑफ द एक्ट के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि क्या क्या फीचर्स यहाँ पे है एक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, एक्ट मतलब किसके बारे में बात कर रहा है ये दोस्तों, फेमा के बारे में बात कर रहा है कि फेमा के क्या क्या फीचर्स है करके। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहला अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, आ जाइए। सबसे पहला क्या, सबसे पहला रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट। अब ये रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि जो भारत के अपने लोग हैं, जो भारत में बसते हैं, उन्हें रेसिडेंट बोला जाता है, और जो भारत में नहीं बसते, अब ये क्या है रेसिडेंट का डेफिनेशन, ये आगे अपन लोग देखेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो यहाँ पे, वो याद है कि आपने 182 डेज 120 डेज ऐसा पढ़ा होगा, कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ा था, फेमा के अंदर अलग है। ठीक है, फेमा के अंदर यहाँ पे क्या है दोस्तों, फेमा के अंदर अलग डेफिनेशन यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो अब देखो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उसको रेगुलेट करता है कौन, फेमा करता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेसिडेंट। मतलब क्या, बाहर वाले लोग जब इंडिया में इन्वेस्ट करें या इंडिया वाले लोग बाहर इन्वेस्ट करें तो उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होने वाला है। मतलब बाहर के, मान लीजिए मैं बिल गेट्स के बारे में बात करूंगा, ये बिली क्या करता है बेटा, बिली नागपुर के प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, कह रहा है कि नागपुर में रेट बहुत बढ़िया बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज के, तो ऐसे केस के अंदर वो पैसा लाने वाला है डॉलर में, लेकिन जो नागपुर का, मान लीजिए मेरे को, मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं नागपुर वाला हूँ व्यक्ति, नागपुर निवासी हूँ, और मैं बिल्ली को यहाँ पे प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, मैं उसको क्या बोलूंगा, बिल्लू भाई मुझे एक काम करो डॉलर में पैसा दो, मैं ऐसा बोलूंगा क्या, मैं यहाँ पे डॉलर में उड़ा सकता हूँ क्या बेटा पैसा, नहीं दोस्तों, मुझे तो इंडियन करेंसी लगेगी। तो डॉलर किसको मिलने वाला है, फॉरेन, मतलब यहाँ पे फॉरेन से जो पैसा आ रहा है वो किसको मिलने वाला है सर, गवर्नमेंट को मिलने वाला है, जो कन्वर्ट होकर रुपीस में मुझे मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉन रेसिडेंट जब इंडिया में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हम लोग कहेंगे फेमा एप्लीकेबल, और जब इंडियन बाहर यहाँ पे करना चाहता है, सभी लोग ध्यान रखना, जब इंडियन पर्सन बाहर यहाँ पे करना चाहता है इन्वेस्टमेंट, तो ऐसे केस के अंदर अगेन हम लोग क्या कहेंगे कि सर इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स में अंदर भी क्या होने वाला है सर, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी आ रही है। अब देखो फ्रीली परमिसिबल कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं ऑन करंट अकाउंट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दैट मे बी इम्पोज्ड। मतलब फ्रीली परमिसिबल का मतलब क्या होता है, कौन से ट्रांजेक्शन में आपको परमिशन भी नहीं लेना है, बस आपकी इच्छा हो गई आप ट्रांजेक्शन कर डालो, कोई टेंशन की बात नहीं है करके, वो ट्रांजेक्शन के बारे में इन्होंने बताया है। फिर इसके अलावा ये बताने वाले आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, ऐसे ट्रांजेक्शन जो असेट या लाइबिलिटीज के साथ छेड़छाड़ी करता है ना, उसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। जैसे आपने कोई फॉरेन बैंक से लोन लिया तो ये लोन एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है। आपने फॉरेन में कोई असेट परचेज किया, ये एक क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। समझ रहे हैं आप बात को जो मैं कह रहा हूं आपके साथ, उसके साथ डील कर रहा है। सर इतना हमें समझ में आ गया है कि फेमा तभी रोल में आ रहा है जब वो फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन करेंसी से रिलेटेड जब बात हो रही हो ना, तब
मतलब फेमा रोल कॉल में आ रहा है। अगर फेमा यहाँ पे अगर इंडियन करेंसी की बात होती दोस्तों तो ऐसे केस के अंदर क्या फेमा रोल कॉल में आता? क्या नहीं सर, फेमा रोल कॉल में यहाँ पे आता ही नहीं है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एंड रिपैट्रिएशन टू इंडिया, मतलब कैसा होता है, देखो आपने कोई एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करके आपने कोई पैसा कमाया, तो उस पैसे को आप भारत में कैसे लाओगे, उसे रिपैट्रिएशन बोला जाता है। भारत में लाने को रिपैट्रिएशन कहते हैं। क्या बोला मैंने? भारत में लाने को ये लोग रिपैट्रिएशन कह रहे हैं। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो हमने क्या देखा यहाँ पे? सर हम लोगों ने यहाँ पे कौन सी चीजें देखी, जरा बताइए मुझे। सर हम लोगों ने यहाँ पे चीजें देखी कि यहाँ पे ये बात करता है कौन सी चीज के रिगार्डिंग? रेगुलेशन, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में जो ट्रांजैक्शन है ना, उनके ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने के रिगार्डिंग। दूसरा यहाँ पे अगर नॉन रेसिडेंट फॉरेन में करते हैं, इंडियन, ये यहाँ पे क्या होते हैं परमिसिबल ट्रांजैक्शन कौन से वो वाली चीजें। फिर आरबीआई और सीजी का कंट्रोल कैसा है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के ऊपर। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स या रिपैट्रिएशन टू इंडिया के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जाती है कि आप जब फॉरेन एक्सपोर्ट करोगे, आप एक्सपोर्ट करोगे तो कैसे आप रिपैट्रिएट, उस पैसे को आप भारत में कैसे लाने वाले हो उसके रिगार्डिंग। फिर कौन कौन फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है? अथराइज पर्सन, जैसे अथराइज डीलर होता है, मनी चेंजर होता है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट होते हैं, उन सबके रिगार्डिंग बात है। फिर एडजुडिकेशन या कंपाउंडिंग ऑफेंसेस का क्या होगा? एडजुडिकेशन मतलब अपन ने देखा ना कि कौन कौन केस को रजिस्टर कर सकता है, और अगर ऑफेंस हुआ तो कैसे आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, ये सारी चीजें इसके अंदर देख रखा है। फिर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, अपील कहां पे किया जा सकता है, जैसे स्पेशल डायरेक्टर या अपीलेट ट्रिब्यूनल। ऐसा अपन ने वो स्ट्रक्चर अभी देखे थे ना यार, आपको वो स्ट्रक्चर ऐसा देखे होंगे, ये शब्द आपको नजर आएंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल या स्पेशल डायरेक्टर, ये सारे ऐसी चीजें वहां पे आती है। तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले इस पूरे एक्ट के अंदर या इस पूरे चीजों के अंदर, हम लोग ये पूरे एक्ट में फेमा में हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में पूरी चीजें यहाँ पे बता के रखी है। चलिए आइए, अब कोई भी एक्ट चालू होने से पहले सबसे पहले उसका क्या देखा जाता है दोस्तों? सबसे पहले अपन यहाँ पे देखने वाले उसका एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन नंबर 1 हमेशा बात करता है यहाँ पे कौन सा? एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में बात करता है कि ये एक्ट सबसे पहली बात तो कहां तक एक्सटेंड हो रहा है और इसका एप्लीकेशन कहां पे। एप्लीकेशन मतलब ये कहां पे लागू होने वाला है उसके रिगार्डिंग ये यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के रिगार्डिंग ये लोग यहां पे बात कर रहे हैं कि सर ये एक्ट कहां पे लागू है। तो मुझे बताइए, क्या मैं कह दूं इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया करके? दोस्तों बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या मैं कह सकता हूं कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये एक्सटेंड करने वाला है होल ऑफ इंडिया में? हाँ सर, ये होल ऑफ इंडिया में यहाँ पे होने वाला है, पूरे भारत पे ये एक्सटेंड होता है सर, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी से। सर ये पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। यही नहीं, इसके अलावा बोला गया है जो फॉरेन ब्रांचेस में, वो सारे ब्रांचेस जो आउटसाइड इंडिया है लेकिन अगर उसको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कंट्रोल करता है तो उसके ऊपर भी हमारा फेमा यहाँ पे एक्सटेंड होने वाला है। आओ मैं आपको समझाता हूं कहां पे अपने फॉरेन एक्सचेंज वाले या कौन से ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेशन हो रही है। समझना, बात को ध्यान दीजिएगा, एकदम गौर फरमाइएगा, है ना। बहुत बढ़िया, एकदम आपके लिए एनालिसिस करके लाए हो बेटा। आप भी बोलोगे मजा आ गया करके, इतना जोरदार वाला। ठीक है, देखो मैं आपके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं एप्लीकेशन से रिगार्डिंग, फोकस करना एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, आओ ध्यान दो, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं किसकी? मैं आपके साथ बात कर रहा हूं हमजा के बारे में बात करूंगा। मैं किसके बारे में बात करूंगा? बोलो जल्दी से। हमजा के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ये कौन है? हमजा। कौन है? बोलो। हमजा, है ना। आओ हमजा बोलेंगे, हमजा नहीं बोलेंगे, हमजा बोलेंगे। ठीक है, आओ देखिए, अब ये जो हमजा है बेटा, ये कहाँ पे है? ये हमजा है इंडिया में। बोलो कहाँ पे रहता है ये हमजा? इंडिया में रहता है ना सर? हाँ सर, इंडिया में रहता है हमजा। तो आओ इंडिया। अब हमजा आता है और हमजा का क्या कहना है? हमजा का ये कहना है, ये आपको नजर आ रहा है कि हमजा, आपको ऐसा लग नहीं रहा ओरिजिनल हमजा ही लग रहा है करके? सर ये तो ऐसा ही लग रहा है ओरिजिनल हमजा हो करके, है ना। आओ अब अगर मैं बात करूं तो जो हमजा है बेटा, ये हमजा इंडिया के अंदर, ये हमजा इंडिया के अंदर क्या करता है? ये हमजा पहला ट्रांजैक्शन, ये हमजा इंडिया के अंदर डॉलर वाले ट्रांजैक्शन करता है। क्या बोला मैंने? बताइए मुझे जल्दी से। हमजा इंडिया के अंदर पेमेंट कर रहा है डॉलर में। हमजा अनअकैडमी में आईजी सर से पढ़ना चाहता है, यूज कोड आईजी सर, ठंडा मतलब कोकोकोला, कोड मतलब आईजी सर, और डॉलर में पेमेंट कर रहा है। क्या आपको लगता नहीं दोस्तों, ये डॉलर में जब हमजा पेमेंट
पेमेंट करे तो ऐसे केस के अंदर डॉलर आ रहा है, गवर्नमेंट कहती है मुझे कुछ तो भी हो रहा है, और कुछ तो भी हो रहा है मतलब क्या कि यहाँ पे फेमा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, बोलो जल्दी से मुझे। क्या ऐसे ट्रांजैक्शन को मैं ला लूं फेमा के परव्यू में, बोलो ना जल्दी से। हाँ सर ला लो ना, इसके फेमा के परव्यू के अंदर ला लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो हम लोग इसके ऊपर क्या लगाने वाले, फेमा के ट्रांजैक्शन या फेमा के रेगुलेशन हम लोग इसके ऊपर लगाने वाले हैं। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं क्या? बोलो ना मुझे जल्दी से, आप समझ नहीं रहे बात को, बोलो ना जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं क्या? हाँ सर एकदम बढ़िया से, अभी तो समझ में आ रहा है करके, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सुनो ना, अब सुनो ना। अब क्या हो रहा है बेटा, अब ये हमजा है, ये हमजा जाता है कहाँ पे, ये हमजा जाता है बाहर घूमी घूमी, समझना बात को, आउटसाइड इंडिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। हमजा कहाँ पे जाता है, हमजा वैसे कहाँ का रहने वाला है, इंडिया का रहने वाला है। और हमजा कहाँ जा रहा है, हमजा बाहर आउटसाइड इंडिया घूमने के लिए जा रहा है, और वहां पे हमजा किस में पेमेंट कर रहा है बेटा, डॉलर में पेमेंट कर रहा है। तो गवर्नमेंट का क्या कहना है, हमजा वैसे तो तुम बड़े, हाँ हमजा कह रहा है मैं बैंकॉक गया करके, ठीक है हमजा तुम बैंकॉक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे केस के अंदर हमजा यहाँ पे बैंकॉक जाता है बीचेस को देखने के लिए, समझना, बीचेस मतलब वो सी शोर एंड ऑल है ना, चाहिए। तो ऐसे केस मतलब ऐसे केस के अंदर सर समझा क्यों रहे हो, बस ऐसे ही, बस यूं ही। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो हमजा जाता है वहां पे कहां पे बेटा, समझिए बात को, शोर पे, कहां पे, शोर के ऊपर हमजा जा रहा है, और वहां पे डॉलर में पैसे खर्च रहा है। मुझे आप एक बात बताएंगे, यहाँ पे सुनिए बात को, ध्यान दीजिए, वहां पे हमजा जो पेमेंट करेगा डॉलर में, क्या आपको लगता नहीं गवर्नमेंट की जहां ये तेरी नजर है ना, समझ रहा, मुझे जहां मेरी खबर है, ऐसा कौन बोलेगा, ऐसा गवर्नमेंट बोलेगा। फेमा की एप्लीकेबिलिटी लगाएंगे, तुम इंडिया के रहने वाले हो, बाहर जाके फॉरेन खर्चा कर रहे हो पैसा, हमें आपके इस चीज को ऊपर नजर रखना होगा, कहीं आप कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। अब हमजा का मन बहुत ज्यादा वहां पे लग जाता है, और हमजा क्या करता है वहां पे, समझिए बात को, अपने बिजनेस का एक यूनिट वहां पे ओपन कर देता है दोस्तों, एक बिजनेस यहाँ पे यूनिट डाल देता है, मतलब क्या कि एक ब्रांच डाल देता है या एक ऑफिस खोल लेता है वहां पे। तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर ऐसा कोई बिजनेस है या ऐसा कोई बिजनेस का ब्रांच या ऑफिस है दोस्तों, जो किसका है, जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, यानी हमजा एक पर्सन है जो रिसाइड करता है इंडिया के अंदर, अगर ये ब्रांच या ऑफिस को कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, हमजा कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा आप लोगों के साथ कि इसको भी फेमा में ले ले क्या, बोलो ना, इसको भी फेमा में ले ले क्या? हाँ सर इसको भी लूट डालो फेमा के अंदर। क्या बोला मैंने, इसको भी लूट डालो फेमा के अंदर, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। क्या आप बात को समझे क्या? हाँ सर आ जाइए, क्या आप इस बात को समझ, तीन चीजें मैंने देख लिया, बोलो मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन पढ़ रहा हूं मैं फेमा का, किस किस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। सर ऐसा भारत का एक व्यक्ति जो इंडिया में डॉलर पे खर्च कर रहा है, बहुत पैसा आ गया हमजा के पास, डॉलर में पैसे खर्च कर रहा है इंडिया में, आजा फेमा में लपेट डालो। हमजा जाता है कहीं घूमने के लिए, वहां पे डॉलर में खर्चा कर रहा है, फेमा में लपेट डालो। हमजा ने एक नया ब्रांच ऑफिस डाला, बेटा यहाँ पे एक काम करो, इसको भी फेमा में लपेट डालो। समझ रहे आप बात को? लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, समझो दोस्तों, ध्यान दीजिए, मेरा एक दोस्त है बेटा, मेरा एक नाम है मार्क। क्या नाम है? मेरा एक दोस्त है दोस्तों जिसका नाम है मार्क करके, मार्क है ना। मार्क आता है इंडिया में, मार्क क्या आता है? इंडिया में आता है, समझना बात को। मार्क को यहाँ पे लोग आजकल बहुत पैसा दे रहे हैं, समझना बात को। मार्क को यहाँ पे लोग आजकल बहुत पैसा दे रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ है ना, जिसका भी दे रहे होंगे पर दे रहे हैं मार्क को पैसा। तो ऐसे केस के अंदर क्या हो रहा है, मार्क आता है इंडिया के अंदर, सुनिए दोस्तों, इंडिया में आता है और मार्क क्या करता है, डॉलर में पैसे खर्चता है। ये कौन है? मार्क है। तो ऐसे केस के अंदर जो मार्क है ना, वो क्या करता है दोस्तों, सुनिए बात को, ध्यान दीजिए, वो इंडिया में डॉलर में पैसा खर्च करता है। क्या आपको लगता नहीं इसको फेमा में लूट लेना चाहिए अपन ने? बोलो ना, इसको फेमा में लपेट लेना चाहिए। हाँ सर लपेट डालो, बोलो सारे के सारे लोग कमेंट करेंगे लपेट डालो करके, हाँ सर लपेट डालो, है ना, बस यही वाली चीज है। तो मैंने क्या कहा देखो, तो अब अच्छा, वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बोल सकता हूं क्या मैं? अरे बोलो ना जल्दी से, क्या मैं इसे कह सकता हूं पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया करके? हाँ सर। तो पीआरआई के 3 ट्रांजैक्शन, पीआरओआई का 1 ट्रांजैक्शन यहां पे आता है एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन देख रहे हैं अभी अपन लोग कि कहाँ पे फेमा एप्लीकेबल हो रहा है, तो इन लोगों के ऊपर फेमा एप्लीकेबल हो रहा है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग, आप सर चकरा रहे सर, आप पहले दिन पढ़ा रहे हो, एक तो ऊपर से फेमा वेमा, ये क्या पीआरआई पीआरओआई हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब माइंड का वहम है, आपको समझा सब कुछ है। बस देखो,
फेमा में आया तो हमजा को याद करना, इधर आया तो मार्क को याद करना। मार्क बाहर का रहने वाला है, इंडिया में आ रहा है, डॉलर में पैसे खर्च रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मजा ले लो। और उसके बाद मुझे एक बात बताओ, ये मार्क जो है ना बेटा, सुनो ना बात को, ये जो मार्क है ना, ये मार्क बाहर का है, फॉरेन का है, और वो फॉरेन में डॉलर में खर्चे कर रहा है। मुझे बताइए, मार्क जब बाहर का रहने वाला है और वो बाहर ही पैसे खर्चा कर रहा है, क्या इंडिया में कुछ तो भी होना चाहिए क्या गवर्नमेंट को? नहीं सर, इंडिया में कुछ नहीं होगा। तो मैं वही कह रहा हूं, अगर कोई PROI है जो बाहर, समझना, बाहर अपने पैसा कमाए, बाहर ही उड़ाए, बाहर कमाए, बाहर, समझिए अब बात को, बाहर ही उड़ाए, हमें कोई टेंशन की बात नहीं, हम इसके ऊपर फेमा का इंक्लूजन नहीं करने। ओह माय गॉड, क्या आप बात को समझे? क्या आप बात को समझ रहे जो मैं आपके साथ कहना चाह रहा हूं? सभी के सभी लोग बोलेंगे, है ना, मतलब सर आप ये कह रहे हो कि कहीं ना कहीं इंडिया का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, कहीं ना कहीं भारत के गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज एक तो आ रहा होगा या फॉरेन एक्सचेंज जा रहा होगा, उसका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है करके। हाँ हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, समझ गया है तो, है ना? अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो समझ चुके हो आप करके, है ना, ऐसी वाली बात है। चलिए एक बार देखेंगे, फिर मैं आपको रीड करवाऊंगा वहां से चीजें, है ना, चलिए। आओ आगे बढ़े, आगे बढ़े या नहीं बढ़े बोलो जल्दी से मुझे। आगे बढ़े सर, मजा आया? बिल्कुल आया, ये मजा मैं भारत के कोने कोने में बहुत। आओ चलो, आओ देखिए क्या, it extends to whole of India, ठीक है सर। In addition, it shall apply to all branches, offices and agencies outside India owned and controlled by a person resident in India, and also to any contravention committed outside India by a person to whom this act applies, ठीक है सर। The scope has been extended to include the branches, offices, agencies outside India. The scope is wide enough because of the emphasis on the words owned and controlled. Contravention of FEMA committed outside India by the person to whom this act applies will also be covered by FEMA. तो अगर जिसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, अगर वो कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन करता है, मतलब इनमें से ये जो चार अपन ने पॉइंटर्स देखे, ये चार पॉइंटर्स में से बेटा कुछ भी गड़बड़ वड़बड़ यहाँ पे हुई ना, तो अपन बेटा समझना बात को, अपन पीछे नहीं हटेंगे, ठोक डालेंगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, है ना। गवर्नमेंट का देख लूंगा मैं, अगर आपने चारों में से किसी ने भी कुछ गड़बड़ किया ना, ऐसा थारा भाई ऐसा पेनल्टी लगाएगा कि तूने सोच चिनाऊंगी, है ना, ऐसी वाली बात यहाँ पे गवर्नमेंट कर रहा है। क्या आप इस बात को समझे? क्या सारे के सारे लोग जल्दी से बोलेंगे मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? क्या परफेक्ट है? चलिए सर देखो, अब प्रियम्बल देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। द एक्ट का एम क्या है दोस्तों? तो एक्ट का एम है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज विद ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट को फैसिलिटेट करना। क्या करना बोलो? एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट को फैसिलिटेट करना। सभी लोग बोलो जल्दी से, क्या करना? एक्सटर्नल ट्रेड एंड, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, फॉरेन वाले ट्रेड और पेमेंट को फैसिलिटेट करने में मदद करता है आपको। कौन आपको मदद करता है? ये एक्ट कहेगा कि हम आपको बताते हैं, आप टेंशन मत लो, हम आपको बताते हैं। दूसरा क्या? फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। मतलब क्या बोला जा रहा है कि कैसे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है इंडिया का, इसको कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। एक समय आया था हमारे पास केवल 15 दिन की फॉरेन करेंसीज या फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था, वहां से हमने आज इतने तबीयत से आज कितना 600-700 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री अपन ने बना लिया है। तो सोच के देखिए अपन ने कैसा जबरदस्त तरीके से डेवलप किया होगा। तो ऐसे केस के अंदर इनका काम ही है फेमा का कि हम लोग कैसे फॉरेन एक्सचेंज को और प्रमोट कर सकते हैं, समझना, कैसे इनकमिंग ज्यादा हो सकता है और आउटगोइंग कम से कम हो सकता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा चर्चा कीजिए। ऐसा ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? क्या बोलिए ना मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं? क्या एकदम बढ़िया से समझे, तबीयत से समझे या नहीं समझे? बोलो हाँ, बोलो ना ऐसा, हाँ सर तबीयत से समझे करके ऐसा बोलो, हाँ सर तबीयत से समझे। चलो
आगे बढ़ूं क्या? मैं बोलते कि आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। आ जाओ, अब अपन लोग इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के ऊपर देखने वाले हैं। सेक्शन नंबर, देखो किसी भी एक्ट का सेक्शन नंबर 1 हमेशा उसके एप्लीकेबिलिटी और एक्सटेंट के बारे में बात करता है, ये आप जानते हो, ये मैंने आपको फाउंडेशन के अंदर पढ़ाया था। दूसरी वाली चीज, सेक्शन नंबर 2 हमेशा हमेशा डेफिनेशंस के रिगार्डिंग बात करती है। किसके रिगार्डिंग बात करती है? बोलो, डेफिनेशंस के रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 2 बात करती है। आइए डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, कुछ कुछ डेफिनेशंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, एकदम ऑर्डर में नहीं चलेंगे अपन लोग, मैं आपको बताऊंगा वो डेफिनेशंस को देखते हुए चलने वाले, ठीक है। देखो देखिए ये वाली चीज, फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है? Foreign currency means any currency other than Indian currency। मतलब इनका क्या कहना है सर, इंडियन करेंसी रुपी को छोड़ के बाकी सारी करेंसी क्या होने वाली है? फॉरेन करेंसी मानी जाती है। क्या मैं डॉलर को फॉरेन करेंसी कह दूं? कह दो ना, डॉलर है फॉरेन करेंसी ना। क्या मैं यहाँ पे पाउंड को दोस्तों, क्या मैं यहाँ पे कह दूं क्या? मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे फॉरेन करेंसी है, हाँ सर कह दो फॉरेन करेंसी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे बताइए जापानीज येन होता है दोस्तों, है ना, यहाँ पे येन होता है, तो ऐसे केस के अंदर क्या फॉरेन करेंसी कह दूं क्या? कह दो सर। मुझे बताइए बाजू में वो अपने ये है ना नेपाल है दोस्तों, वो नेपाल में उनकी खुद की करेंसी है, क्या उन्हें भी अपन लोग फॉरेन करेंसी कहेंगे क्या? हाँ सर, वहां तो इंडिया की करेंसी भी चलती है, फिर भी अरे हाँ भाई हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी करेंसी है, इंडिया को छोड़ के क्या नेपाल की करेंसी इंडिया में चल रही है क्या? नहीं चल रही ना, बस उसको फॉरेन करेंसी मान ले। सर बाजू में एक और है, इधर भी एक और है, समझना आप बात को। तो ऐसे केस के अंदर कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इन्हें फॉरेन करेंसी ही कहोगे। रुपीस को छोड़ के सारी चीजें, समझ लो आप बात को, मेरा क्या कह रहा है, ये करेंसी को छोड़ के बाकी सारी चीजें दोस्तों क्या होने वाली है? फॉरेन करेंसी है। जहां पे अपने इंडिया की करेंसी को छोड़ के, जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको छोड़ के अगर कोई भी करेंसी है तो फॉरेन करेंसी यहां पे रहने वाली है। क्या आप बात को समझे? डाका मारा हो, समझ रहे आप बात को? क्या आप बात को, सैलरी वाले ने नहीं बढ़ी, समझिए आप बात को, सैलरी वाले ने नहीं बढ़ी बेटा। ऐसे ही निशान सर से मिल लिया तो उन्होंने कहा सर अब आपको एक काम करता हूं, गिफ्ट दे देता हूं करके, है ना। तो अब ऐसा गिफ्ट देंगे कि नहीं देंगे निशान सर, बताओ मेरे को। आओ चलो, तो ऐसी वाली चीजें यहाँ पे आ रही है। क्या आप इस बात को समझे? क्या हालांकि सैलरी अभी बढ़ी है, 10 से 15 रुपए हो चुकी है, पूरा 50% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। किसी को बताना नहीं है, आपके और मेरे बीच की बात है, मैं पहले ही कह रहा हूँ आपसे, है ना, शांत रहिएगा भाई, हाँ किसी को मत बताना, फिर यार लोग पार्टी मांगते हैं यार, वो मजा नहीं आता मेरे को। चलो ध्यान दो। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, आ जाओ, है ना, चलो 15 रुपये प्रति सेकंड बोले, अरे बाप रे बाप, बहुत ही मान ही नहीं रहे बिल्कुल। अब आओ, है ना, बोले 15 रुपये अंदर 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 आओ। चलो अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, चलिए आइए ध्यान दीजिए, आओ 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 दोस्तों आओ, सेकंड वाली चीज के ऊपर हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं। ध्यान दीजिए, आपके घर का फुल टूर दो। घर, अरे बेटा मैं साइड बिजनेस है मेरा कॉन्ट्रैक्टिंग का, तो मैं वो ये करता हूँ, घर थोड़ी है वो, मेरा कॉन्ट्रैक्टिंग का बिजनेस है मेरा, है ना। आओ चलो, अंशुल सर कुछ भी कहते रहते हैं, मानने का नहीं बातें, है ना, समझना आप बात को। सर ऐसा कुछ बताते रहे तो बोलना अरे सर क्या झूठ बोल रहे हो करके बोलना, कुछ भी। 15 रुपए वाला इंसान 15 रुपए कमा रहा है बंदा, मैंने कुछ भी बातें करते हैं, है ना। आओ, कॉन्ट्रैक्टर्स, IG सर कॉन्ट्रैक्टर्स करके, ऐसा है वो, नया बिजनेस है, हाँ हाँ समझ रहे हैं। आओ चलो आओ, ध्यान देंगे, आ जाइए नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे। फॉरेन एक्सचेंज, पूरी पंचायत रहती तुमको, है ना। चलो ध्यान दो, इसको पढ़ेंगे 8th वाले चीज को। देखो क्या बोला जा रहा है 8th वाली चीज के अंदर, ध्यान दीजिएगा। फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। क्या मतलब होता है? बोलो जल्दी से, फॉरेन करेंसी। और इसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। क्या बोला? बोलो 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 बोलो। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, और वो इंक्लूड करेगा कौन सी चीजें सर? वो इंक्लूड करेगा ये 3 प्रकार की चीजें। क्या करेगा? बोलो, 3 प्रकार की चीजों को इंक्लूड करेगा। पहला क्या? डिपॉजिट, क्रेडिट या बैलेंस जो पेबल होगा फॉरेन करेंसी में। कोई भी डिपॉजिट हो, कोई भी क्रेडिट हो, या कोई भी बैलेंस हो जो पेबल है फॉरेन करेंसी में, वो आता है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। दूसरा देखो, सिर्फ रीड करो, कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं तुम्हारा भाई सब कुछ करवाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ध्यान दो। सेकंड देखो, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो एक्सप्रेस या ड्रॉन है इंडिया के अंदर, लेकिन उसको पे करना है फॉरेन करेंसी के अंदर। और तीसरी वाली बात देखो, ड्राफ्ट
ट्रैवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द बैंक से इंस्टीट्यूशन ऑफ और अ पर्सन आउटसाइड इंडिया, बट ये पेबल है इन इंडियन करेंसी के अंदर, तो इसको भी अपन लोग फॉरेन करेंसी मान लेते हैं। चलो देखेंगे फॉरेन करेंसी के, इसको तोड़ के थोड़ा सा देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या क्या आ रहा है करके। आ जाइए, मैं अगर बात करूं आपके साथ फॉरेन एक्सचेंज के अंदर सर हम लोग कौन सी चीज के बारे में बात करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, इसमें दो प्रकार की चीजें आपको देखना है। सबसे पहला ड्रॉन एंड एक्सप्रेस, दूसरी वाली चीज कौन सी आप देखोगे यहां पे, आप दूसरी वाली चीज देखोगे पेबल किसमें है, पेबल किसमें। मुझे बताइए ड्रॉन या एक्सप्रेस अगर डॉलर में है, अगर यहां पे पेबल इंडिया में है, तो ऐसे केस के अंदर आप मुझे बताइए ड्रॉन या ये क्या है दोस्तों, ड्रॉन है कौन से इसके अंदर, ड्रॉन है बेटा यहाँ पे डॉलर के अंदर मतलब आउटसाइड इंडिया, और पेबल है इंडिया के अंदर, तो क्या मैं इसको फॉरेन एक्सचेंज मान लूं क्या? हाँ सर आप इसको फॉरेन एक्सचेंज मान लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि देखो फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड करता है वो सारे ट्रांजेक्शन को जो बना है किसके अंदर, कोई भी ट्रांजेक्शन हो आपका, ट्रैवलर्स चेक हो मतलब नॉर्मल चेक है अपना, लेटर ऑफ क्रेडिट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, कुछ भी हो कुछ भी हो कुछ भी हो, अगर वो बना है किसके अंदर, अगर वो बना है समझना बात को डॉलर में, और वो पे होने वाला है रुपी में, डॉलर में बना है रुपी में पे होने वाला है, फॉरेन एक्सचेंज मान लिया हमने, फॉरेन एक्सचेंज उसको, समझ रहे आप बात को। दूसरा सर वो बना है रुपी में पे होने वाला है डॉलर में, फॉरेन एक्सचेंज मान लेंगे। सर वो डॉलर में बना है, वो डॉलर में पे होने वाला है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, अपन ने तो पहले पॉइंट में कहा डिपॉजिट या क्रेडिट बैलेंसेस पेबल इन फॉरेन करेंसी, तो जो बना भी है और पे भी हो रहा है इसमें, तो सर हम लोग उसको क्या फॉरेन एक्सचेंज मान सकते हैं क्या? बिल्कुल मान सकते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, अगर कोई बना है रुपी में, पेबल भी हो रहा है रुपी में, क्या मैं इसको फॉरेन एक्सचेंज कह सकता हूं क्या? क्या मैं इसको फॉरेन एक्सचेंज कह सकता हूं क्या? बोलिए जल्दी से मुझे, क्या मैं इसे फॉरेन एक्सचेंज कहूं क्या? नहीं सर। देखो मैं अब आपको एक एक चीज समझाता हूं, ध्यान दो। एक ऐसी चीज, एक ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट या मान लो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज जो बना डॉलर में है, ठीक है, मान लीजिए मार्क करके एक बाहर का व्यक्ति है बेटा, उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, वो डॉलर में बना के दिया, लेकिन डॉलर में तो मुझे पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करना है, मेरे को अलाउ नहीं होता है डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट करना। मैं इंडिया में रहता हूं, मैं डॉलर में खर्चा कर सकता हूं क्या? नहीं, मैं खर्चा क्या मैं करूंगा रुपीज में, तो मेरे को पैसा बैंक कौन सा देने वाला है, रुपीज में देने वाला है। क्या ये फॉरेन एक्सचेंज है क्या? हाँ फॉरेन एक्सचेंज है। कोई रुपी का है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने इंडिया में बनाया, मार्क के ऊपर ड्रॉ किया, मैं बना रुपीज में रहा, उसको पे तो डॉलर में होने वाला है, वो यूएसए में थोड़ी बोलेगा ये ले 2000 की नोट रख ले, 500 की नोट रख ले भाया, मेरे को कुछ तो भी खाने को दे दे, ऐसा थोड़ी बोल सकता है वो। तो ऐसे केस के अंदर उसको डॉलर में पे करेंगे, और ये भी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आने वाला है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, अगर कोई डॉलर में है आपने बनाया है और डॉलर में उसको पे भी करना है, समझना, डॉलर में आपने बनाया और डॉलर में आपको उसको पे भी करना है, तो ऐसे केस के अंदर आप क्या कहेंगे, आप इसको भी फॉरेन एक्सचेंज को कंसिडर करेंगे। लेकिन आपने रुपी में बनाया और रुपी में ही पे हो रहा है, रुपी में बनाया रुपी में पे हो रहा है, रुपी में बनाया रुपी में पे हो रहा है, तो क्या आप इसको यहां पे कंसिडर करने वाले हैं क्या? क्या आप इसको कंसिडर करने वाले हैं क्या? नहीं सर, क्योंकि आपने रुपी में बनाया, ना फॉरेन करेंसी आ रही है ना फॉरेन करेंसी जा रही है, तो ऐसे केस में कहां से फॉरेन एक्सचेंज हुआ? एक्सचेंज में तो आ भी सकता है जा भी सकता है, आना और जाना तो होना चाहिए ना सर। यह तीन, इसमें कहीं ना कहीं आना जाना हो रहा है फॉरेन में, लेकिन ये इसलिए तो ये चीजें बनी है ना, इसलिए तो फॉरेन एक्सचेंज बन रहा है, लेकिन यहां पे ना ही आ रहा है ना ही जा रहा है, तो ऐसे केस के अंदर कैसे फॉरेन, बताइए कैसे कहे इसे फॉरेन एक्सचेंज, कैसे कहे? नहीं कह सकते। बस यही वाली बात यहां पे की जा रही है। देखो ये जबरदस्त हुआ एनालिसिस अपना। क्या फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, सिंपल सी बात है, फॉरेन करेंसी। और इंक्लूड करेंगे क्या? इंक्लूड करेंगे सर कोई भी क्रेडिट डिपॉजिट आ रहा है या क्रेडिट हो रहा है, जो भी बैलेंस पेबल हो रहा है फॉरेन करेंसी में, हम कह देंगे भैया फॉरेन एक्सचेंज है। दूसरा देखो क्या, कोई भी ड्राफ्ट है, कोई भी ट्रैवलर्स चेक है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है दोस्तों, जो एक्सप्रेस या ड्रॉन किया जा रहा है इंडियन करेंसी के अंदर, जो क्या किया जा रहा है, एक्सप्रेस या ड्रॉन किया जा रहा है इंडियन करेंसी के अंदर, लेकिन ये पेबल है फॉरेन करेंसी में। क्या है बोल, बताइए मुझे जल्दी से। ये पेबल है फॉरेन करेंसी के अंतर्गत, तो मैं कह दूंगा आपके साथ, इसे भी हम लोग कह देंगे वो
बोलो, इसे भी कह देंगे हम लोग। ये अब देखो ड्राफ्ट, ये सेम डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, सेम डॉक्यूमेंट्स है, बस ये ड्रॉन किया जा रहा है ऑन अ पर्सन आउटसाइड इंडिया, ड्रॉन किया जा रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब सर अपन लोगों ने क्या किया, सिंपल सी बात है, मान लीजिए प्रोमिसरी नोट अपन ने बाहर वाले से लिया, जो बना डॉलर में है, पेबल होने वाला है रुपी के अंदर, तो डॉलर आ रहा है ना बेटा, डॉलर भारत में आ रहा है ना, मैं कहूंगा आप इसे फॉरेन एक्सचेंज को ट्रीट कर लेना। क्या कर लेना, बोलो जल्दी से, आप इसे फॉरेन एक्सचेंज को ट्रीट कर लेना। क्या आप बात को समझ रहे हैं क्या? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं क्या? है ना? यस सर। पहले वाले केस में आपने इंडियन में बनाया, रुपी में आपने बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया, बाहर डॉलर में पे कर रहे हैं। दूसरे केस में डॉलर में बनाया, इंडिया में रुपी में आ रहा है, चेक कर लेना। और इसमें तो डॉलर डॉलर का ही प्रयोग हो रहा है, क्योंकि इंक्लूड्स फॉरेन करेंसी बोला है ना, तो ऐसी वाली बात। समझ गए आप बात को? बस यही वाली चीज है, एकदम आसान। सर मुझे बताइए फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो अदर देन इंडियन करेंसी है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? करेंसी। सर एकदम एकदम आसान, एकदम एकदम बहुत ही चिल, है ना। फॉरेन करेंसी सर जिसमें क्या बोला गया है, डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस। बोलो मेरे साथ, डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस अगर पेएबल है फॉरेन करेंसी में, बोलो सभी लोग, डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस अगर पेएबल है फॉरेन करेंसी में, हम लोग बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज हुआ। दूसरा सर बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स है बने इंडिया में है, बोलो जल्दी से, बने इंडिया में है, 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 बने इंडिया में, पेएबल फॉरेन में, फॉरेन एक्सचेंज। सर बने आउटसाइड इंडिया, बने आउटसाइड इंडिया, बने आउटसाइड इंडिया, बने आउटसाइड इंडिया मतलब डॉलर में है, आ रहे हैं रुपीज में, हम लोग कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज को ट्रीट कर लो। जो रुपी आया, अरे भैया फॉरेन में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, काहे का फॉरेन एक्सचेंज, कोई फॉरेन एक्सचेंज फिर वहां पे नहीं आता है। समझ गए क्या? बोलो ना जल्दी से, मुझे समझ रहे हो क्या बात को? सभी लोग बोलेंगे हाँ, बोलो जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ रहे हो क्या? मजा आ गया? हाँ सर मजा तो आया, कुछ कुछ समझ में भी आया, कुछ कुछ सर, है ना। थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा नहीं पढ़ेंगे तो कैसा चलेगा, पढ़ना तो थोड़ा सा पड़ेगा आपको, है ना। आ जाओ आगे बढ़ेंगे सर हम लोग नेक्स्ट वाली चीज के अंदर। अभी हम लोग यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले। आ जाओ चले आगे, आगे बढ़ू क्या? सभी लोग बोलो 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 बोलो, है ना। आ जाओ। अब मैं अगर बात करूंगा आपके साथ कौन सी चीज के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सर, अगर मैं बात करूं आप लोग के साथ, आ जाइए यहाँ पे, है ना, आ जाइए। देखो मैं अगर बात करूं, अब हम लोग पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आपको दिक्कत क्या आ रही है इसके अंदर? कुछ नहीं करना है, मॉड्यूल को डाउनलोड कर लो, मॉड्यूल से पढ़ना है आपको, और क्या करना है आपको? लिखना है साथ साथ में, तो लिख भी सकते हैं। मॉड्यूल को डाउनलोड करके प्रिंट कर डालो ना, फेमा को प्रिंट करने करना क्या जरा, 36 पेज को तो प्रिंट करना है सर, प्रिंट करवा के रख लो, बढ़िया से पढ़ लेना, जब आ जाएंगे तो बाद में मार्किंग कर लेना मॉड्यूल में, काहे का टेंशन है उसके अंदर, सब होता। समझ गए आप बात को? बताओ ना जल्दी से, है ना। एकदम सिंपल तो है, ज्यादा जो चीजें टेंशन विदाउट टेंशन हो सकती है उसको काहे जबरदस्ती टेंशन ले रहे हो उस चीज का, है ना। आओ आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं? आओ आ जाओ, चलिए ध्यान दो। तो ये चीज आई सर। अभी एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप लगे हाथ, आज एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करवाई डालता हूँ, ठीक है। आओ कौन सी है सर? अभी मैं आपको पढ़वाने जा रहा हूँ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन। अरे रे रे रे, बहुत मजा आने वाला है, सभी लोगों का मुझे चाहिए 100% ध्यान। बस ये डेफिनेशन कराऊंगा, छुट्टी दे दूंगा, पढ़ेंगे यार, ऐसा नहीं है 1.5 घंटे का क्लास में रखने वाला हूँ। तब मेरे को ऐसा लगता है कि 1 घंटा बहुत ज़्यादा कम होता है यार, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा, 1 घंटा तुरंत से चले आता है। 1-2 डेफिनेशन होंगे और फिर पढ़ना है तो एकदम बढ़िया से पढ़ो, तबीयत से पढ़ो, मेरे को ऐसा लग रहा है ना। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे नोकिया मैंने बताया ना, थर्ड वाले पॉइंट में कुछ नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स को बनाते हो डॉलर में और आपको इंडिया में पेबल हो रहा है, बट पेबल इन इंडियन करेंसी, ये वाली चीज़ है वो, ठीक है। आओ चलो चलेगा थोड़ा सा आगे। आओ देखो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के बारे में बात करेंगे सर। देखो सबसे पहले तो आराम से रीड करेंगे, चार्ट बनाएंगे, रीड करेंगे, चार्ट बनाएंगे। देखो पहला, अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। ओ हो, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में रह रहा है। मैंने क्या बोला, बोलो जल्दी से सर। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में, बोलो ना सर, एक ऐसा, नहीं बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर थोड़ी है, ऐसे मैं तो ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ मजाक के लिए, क्या लगता है आपको? इंपॉर्टेंट थोड़ी है चैप्टर, मैं तो ऐसे ही, कुछ तो भी करना है करके रिजल्ट से पहले तो चलो पढ़ लेते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? फेमाइट पढ़ लेंगे। और इंस्टीट्यूट भी न्यू कोर्स में क्यों इंट्रोड्यूस करेगी? इंपॉर्टेंट चैप्टर थोड़ी है, ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर देंगी, इंपॉर्टेंट थोड़ी है, बस करना है। मजा आ रहा था इंस्टीट्यूट को, कुछ तो भी नया करना है, तो क्या किया, फाइनल का टॉपिक उठाया और डाल दिया इसके अंदर, है ना। हाँ और नहीं तो क्या।
बहुत बोर हो रहा था, बोले बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, फेमा को इंट्रोड्यूस करते हैं सीए इंटरमीडिएट के अंदर, लेके प्रभु का नाम, हो गया, कर दिया उन्होंने, और कुछ नहीं, है ना। आओ चलो आइए ध्यान दो। आओ अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो देखो क्या बोला, कोई भी व्यक्ति, सभी लोग ध्यान देना क्या कहा मैंने, कोई भी कोई भी व्यक्ति, बताइए मुझे जल्दी से, कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन। सर एनी पर्सन में हमजा भी आएगा, हाँ सर आने वाला है। क्या यहाँ पे एसके भी है, हाँ सर। क्या यहाँ पे कोई भी आ सकता है क्या, सर कोई भी आ सकता है यार, अ पर्सन बोला है, कोई भी आ सकता है। सर मार्क भी आ सकता है, बिली भी आ सकता है क्या, हाँ कोई भी आ सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखना, एनी पर्सन। मैं भी आ सकता हूँ क्या, हाँ सर मैं भी आ सकता हूँ। और कोई भी आ सकते हैं क्या, हाँ सर और कोई भी आ सकते हैं। रुक जाता हूं मैं यहाँ पे, ऐसे केस के अंदर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आ सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। एनी पर्सन, समझ रहे आप बात को, एनी पर्सन, इस चीज का आप ध्यान रखना। हाँ शे आओ चलो। तो मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो ऐसे केस के अंदर मेरा क्या कहना है, एनी पर्सन। क्या कहा मैंने, बताइए मुझे जल्दी से। एनी पर्सन जो क्या कर रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं। बोलो सभी लोग क्या कर रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं। बोलो ना क्या कर रहे हैं, रिसाइड का मतलब होता है रहना। क्या होता है, रहना। समझ रहे हैं बात को, रहना, ठीक है ओके। कहाँ पे, इंडिया के अंदर, फॉर मोर देन कितना, 182 डेज से ज्यादा, ड्यूरिंग द कोर्स। अच्छा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, इसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई व्यक्ति 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह जाता है, तो मैं कहूंगा उसे कह देना पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, है ना। तो अपन लोग क्या कहेंगे, अरे 120 डेज बाउले वो कंपनीज एक्ट की लिमिट थी, या फेमा पढ़ा रहा हूं ना मैं आपको, काहे तुम कंफ्यूज कर रहे हो खुद को, है ना। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है आपको, बेटा आपको इधर ध्यान देना है। पहले ही दिन बोले, अब बहुत ही हो गया। आओ मैं अगर बात करूं, आपको फोकस क्या करना है, मैं जो यहाँ पे फेमा है, फेमा के ऊपर ध्यान दो, है ना, फेमा पे भरोसा रखो। आओ तो इनका क्या कहना है, अगर कोई पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई व्यक्ति अगर 182 डेज से ज्यादा रहता है भारत में, तो एक काम करो, उसे कह दो पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोलो स्वाहा, है ना। तो पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे हम लोग कहते हैं। अदर बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन उसे इंक्लूड मत करियो। ये दो लोगों को इंक्लूड मत करियो, समझ रहे आप बात को, ये दो लोगों को इंक्लूड मत करियो, इस चीज का ध्यान रखना। कौन, देखो, अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया इन आइदर केस। मतलब अगर कोई इंडिया के बाहर जाता है ना, समझना, पिछले साल 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा और फिर इस साल इंडिया के बाहर जा रहा है, समझना, इंडिया के बाहर जा रहा है, इस साल इंडिया के बाहर जा रहा है, ये 3 चीजों के लिए तो हम आपको इंक्लूड नहीं करेंगे हमारे इसमें पीआरआई। आप पीआरआई कहलाने के लायक नहीं है, हम आपको इंक्लूड नहीं करेंगे। और दूसरा देखो, कोई इंडिया में आ रहा है, ये 3 चीजों के लिए, समझना बात को, इंडिया में आ रहा है ये 3 चीजों के अलावा किसी और चीज के लिए, मतलब ये 3 चीजों के लिए आया तो पीआरआई बना लेना, लेकिन ये 3 चीजों के अलावा किसी और चीज के लिए आ रहा है ना, तो हम लोग कहेंगे कि उसे भी अपन लोग पीआरआई काउंट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर डालो, रिजेक्ट, है ना। आओ देखो, मैं अब आपको चार्ट बना के दूंगा, चार्ट बनाएंगे तब चीजें समझेंगे, ऐसी मजा नहीं आने वाला, पहले ही कह दे रहा हूं मैं आपको। बोलो जल्दी से, हाँ सर बनाओ चार्ट, हम आपके साथ है करके। आओ जल्दी से देखेंगे, आओ, आप नहीं भी बोलेंगे तो भी मैं बनाने ही वाला था, है ना। चलो आ जाओ, चले क्या, आगे चले क्या, बोलो ना जल्दी से मुझे। हाँ सर आगे बढ़ेंगे, एक इसके बाद फिर एक और डेफिनेशन कल देखेंगे, आज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बोले हाँ पता चला कल से कोई आ ही नहीं रहा, बोले क्या हार्ड पढ़ा रहे थे करके, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा था, पीआरआई करके बहुत ही हो गया, है ना। आओ सुनो आओ आ जाइए। अगर मैं बात करूं आपके साथ इंडिविजुअल के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, बोलो इंडिविजुअल के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। सर अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, और इंडिविजुअल है और अगर वो रिसाइड करता है इंडिया के अंदर फॉर लेस देन 182 डेज, 182 मास्टर कंडीशन है, 182 डेज से ज्यादा है तो आगे बात करेंगे, तब तक तो आगे बात भी नहीं कर रहे, तो हम लोग कहेंगे ये तो पक्के से पीआरओआई हो गया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया। क्या आप मानते हो कि नहीं मानते, बोलो ना, बोलो, अरे बोलो गिलसप्पा, मानते हो कि नहीं मानते हो। हाँ सर मानते हैं करके। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अब दूसरा देखो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रिसाइड करता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रिसाइड करता है भारत में 182 डेज से ज्यादा,
तो मैं कहूंगा आपके साथ कि हाँ इसे हम लोग कह सकते हैं कि तू क्या है करके, तू PRI है करके हम लोग इसे कह सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को, हम लोग इसे कह सकते हैं PRI। लेकिन समझना, बात को ध्यान देना, इसके अंदर भी थोड़ा सा गचकू है। क्या सर, अगर वो करंट फाइनेंशियल ईयर में गोज आउट है ना, वो बाहर जा रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर में वो कहीं बाहर जा रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर में वो कोई बाहर जा रहा है, हो सकता है वो कोई पर्पस के लिए जा रहा हो। वो पर्पस हो सकते हैं दो, जैसे कि वो जॉब के लिए जा सकता है, या वो कोई किसके लिए बेटा, या वो कोई बिजनेस के लिए जा सकता है। मुझे आप एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति पिछले साल भारत में 182 डेज से ज्यादा तुमने भारत में रहा, तुमने यहां पे पूरी मौज मस्ती की है, अब इस साल तुम बाहर जा रहे हो और वहां पे जॉब कर रहे हो और बिजनेस कर रहे हो, आपने धोखाधड़ी किया है ना, बताइए मुझे जल्दी से। धोखाधड़ी कर देगा पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सोचा न था। तो ऐसे केस के अंदर इसे हम लोग क्या कह देंगे, इसे हम लोग PROI कह देंगे, मतलब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कह देंगे। क्या आप बात को समझे? क्या बोलो ना। देखो, आप रहे इंडिया में 182 डेज से ज्यादा हो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में आप बाहर जा रहे हो। मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आपको समझाऊं क्या? देखो, 1 अप्रैल, ये पिछला अप्रैल से लेके मार्च, ठीक है, ये इस अप्रैल से लेके मार्च। आओ, मैं बात कर रहा हूं यहां पे आप 182 डेज से ज्यादा रहे और इस ईयर में आप ये हरकतें कर रहे हो। क्या आप बाहर जा रहे हो यार? समझो ना आप बात को, आप बाहर जा रहे हो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बाहर जा रहे हो यार। और किसके लिए जा रहे हो? जॉब या बिजनेस के लिए जा रहे हो। तो क्या आपको लगता नहीं क्या, अरे बोलो ना, क्या आपको लगता नहीं क्या आपने गलत किया है करके? आपने गलत किया तो हम आपका स्टेटस बदलेंगे, क्या आपको लगता नहीं क्या? हाँ सर, PROI का स्टेटस दे दो, PROI का स्टेटस दे दो, स्टेटस दे दो, PROI का स्टेटस दे दो। क्या मैं कह सकता हूँ? यस सर कह दो, यस सर कह दो, यस सर कह दो, यस सर कह दो। समझ गए आप बात को? चलिए सर, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप जो जा रहे हो ना, आप कोई स्पेसिफाइड पर्पस के लिए नहीं जा रहे, मतलब आपका पर्पस डिफाइन नहीं है। चिल सीन, घूमी घूमी, समझना आप बात को, आप घूमी घूमी के लिए जा रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका स्टेटस को कैरी फॉरवर्ड करवाएंगे। मतलब अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप PR आए थे तो हम इस बार आपको PRI मानेंगे, आप पिछले साल PRO आए थे, हम आप इस बार आपको PROI मानेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड वाला सीन होता है। क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी से। कैरी फॉरवर्ड वाला सीन यहाँ पे आ जाता है। क्या बात को समझे? क्या बोलो ना मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे? क्या है ना, तो देखो क्या बोला गया यहाँ पे, ये देखिए, a person who has gone out of India और who stays outside India in either case for or taking employment job के लिए गया है, या कोई बिजनेस या वोकेशन आउटसाइड इंडिया कोई बिजनेस को कैरी कर रहा है, या अब ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे बस खत्म हो गई बात। और फॉर एनी अदर पर्पस इन विच सर्कमस्टांसेस वुड इंडिकेट इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टन पीरियड, या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस है दोस्तों जिसके अंदर वो अनसर्टन पीरियड के लिए बाहर रहना चाहता है, तो ऐसे केस में हम समझ जाएंगे बात को कि भैया एक काम करो, ये लायक नहीं है कहलाने के, इसको PRI इसलिए बोला ना। देखो यहाँ पे देखो ना, क्या डज नॉट इंक्लूड, मतलब PRI वैसे तो 180 डेज है, लेकिन आप डज नॉट इंक्लूड का मतलब होता है आप इनको PROI ट्रीट कर लेना, किनको? इन लोगों को PROI ट्रीट कर लेना। समझ रहे हैं क्या आप बात को? अरे बोलो ना, क्या बात को? बेटा अब लॉ आपका वो फाउंडेशन वाला नहीं रह गया, चुलुल 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 लॉ है ना, वो नहीं रह गया आपको ऐसा अगर लग रहा है कि मतलब अरे बाप रे अब क्या, तो लॉ थोड़ा सा वैसा ही है, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, ट्रिकी। समझ रहे आप बात को? लेकिन एक बार समझ गया, इसलिए मैं कह रहा हूं कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मदद करेंगी। अगर आपको ऊपरी तौर पर ये लग रहा है कि बहुत आसान है, बहुत नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, अभी भी फाउंडेशन में भी करना पड़ा, इंटर में भी करना है और फाइनल में भी करना है, तब जाके CA बनता है, तब जाके टैग लगता है और तब जाके मजा भी आता है। समझ रहे आप बात को? विटामिन M आओ, तो ऐसे केस के अंदर सुनिए बात को। तो लेकिन एक बार समझ गया तो फिर दिक्कत कितना आसान है, आप देखो ना सर, 182 डेज से ज्यादा जो इंडिया में रहे उसे PRI कह दो, अदर देन। लेकिन अगर भली रहा होगा पर इंडिया के बाहर जा रहा है, ये 3 हरकतों के लिए PROI ट्रीट कर लेना। कुछ है, आप अगर माइंड में क्लियर रखोगे ना थॉट को, फिर आपको टेंशन नहीं होगा। आप माइंड में खुद कंफ्यूज रहोगे तो आपको दिक्कत होने वाली। क्या आप बात को समझ रहे हैं? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं आपके साथ? अभी तक इतना समझ में आ रहा है आपको? बोलो फटाफट। हाँ सर, अभी तक समझ में आ, ठीक है। अब देखो यार, अब देखिए, पर्सन हु हैज कम टू और स्टेज इन इंडिया, अब कोई इंडिया में आ रहा है, ये गोज आउट था, अब मेरे को अब कम्स टू इंडिया वाला करना होगा, है ना। तो अब सेकंड केस में क्या होने वाला है, यहाँ पे कम्स टू इंडिया,
कम्स टू इंडिया। कब आ रहा है वो? करंट फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है। ठीक है सर, करंट फाइनेंशियल ईयर में आया। ओके सर, परफेक्ट है। अब सर अगर वो यहाँ पे कोई पर्पस के लिए आ रहा है, पर्पस के लिए आ रहा है, जैसे कि जॉब हुआ, जैसे कि बिजनेस हुआ, तो ऐसे केस के अंदर इसे हम लोग PRI का दर्जा दे दे। बहुत अच्छी बात है, आप हमारे इंडिया में इस पर्पस के लिए आ रहे हो, हम इसको PRI का नाम दे देंगे सर। लेकिन अगर ये यहाँ पे पर्पस इसका कोई डिफाइन नहीं है, मतलब घूमी घूमी के लिए आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसको। अगर वो PROI था तो PROI बोलेंगे, अगर वो PRI था तो PRI बोलेंगे, है ना। तो ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। समझ गए आप बात को? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? जैसे देखो मैं यहाँ पे आपको रीड करता हूँ, पर्सन हु स्टेज टू इंडिया इन आइदर केस अदरवाइज देन, मतलब ये चीजों को छोड़ के, है ना, अगर ये चीजों को छोड़ के आता है तो हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब ये चीजों के लिए आता है तो वो PRI होने वाला है। क्यों सर? क्योंकि देखो ये डज नॉट इंक्लूड बोला और अदरवाइज देन बोला, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, इसलिए यहाँ पे अपन ने इनको क्या मान लिया? PRI मान लिया। अरे समझ रहे क्या आप बात को? अरे यार आधे लोग खो गए होंगे कि क्या चल रहा है करके, है ना। आओ देखो, अदरवाइज देन बोला मतलब ही क्या हो गया यहाँ पे कि ये हरकतें की है आपने तो आप PRI मानने जाओगे जब आप इंडिया के अंदर आ रहे हो, है ना। इंडिया के अंदर आ रहे हो तब के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर आ रहे हो तब के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं क्या आप बात को? कोई दिक्कत नहीं, मैं भी एक दो बार रिवाइज कराऊंगा तो समझ जाएगा। देखो, एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हो, बिजनेस या वोकेशन के लिए आ रहे हो, या जहां पे आपका इंटेंशन टू स्टे अनसर्टन है कोई फॉर एनी अदर पर्पस के लिए, तो अगेन हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि सर हम आपको ट्रीट करेंगे एज अ PRI ट्रीट करेंगे, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ट्रीट करेंगे। देखो चार्ट देखो, बस चार्ट देखते रहो। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर इंडिविजुअल है, सुनो बात को, अगर इंडिविजुअल है उससे पूछो पिछले फाइनेंशियल ईयर में तुमने कितने साल, तुम कितने दिन इंडिया में रहे थे, उसने कह दिया 182 डेज या उससे कम, उसे स्ट्रेट अवे PROI घोषित कर देना, भैया तुम कौन हो PROI करके। ओके सर। लेकिन सर अगर वो 182 डेज से ज्यादा रिसाइड करता है, बहुत अच्छी बात है, वैसे तो आप PRI हो, लेकिन हमको आपसे और सवाल पूछना है। हम पूछेंगे करंट फाइनेंशियल ईयर में तुम बाहर जा रहे हो क्या? वो कह रहा है हाँ हाँ मैं बाहर जा रहा हूं। मैं पूछता हूं किसके लिए जा रहे हो, तो वो कहता है जॉब या बिजनेस करने के लिए जा रहे हो। मैंने कहा निकल देशद्रोही, मैं तुझे PROI कह देता हूं करके। अब परफेक्ट है सर। इसके अलावा घूमी घूमी के लिए जा रहा है, मान लीजिए बेटा यहाँ पे हमजा हमजी के साथ जा रहा है घूमने के लिए, तो ऐसे केस में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे पिछले बार का स्टेटस जो भी उसका होगा। PRI है तो PRI बोलेंगे, PROI है तो PROI बोलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, कैरी फॉरवर्ड करो पिछले बार का स्टेटस, पिछले साल का स्टेटस। सर अगर कोई व्यक्ति इंडिया के अंदर आ रहा है, देखो पिछले साल वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में था, लेकिन इस बार वो इंडिया के अंदर फिर से आ रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसका पर्पस है जॉब या बिजनेस के लिए, PRI है यार, वो PRI है। मतलब देखो यार, समझो आप बात को, भरी वो फॉरेन का इंसान है, वो गोरा चिट्टा समझे, वो आता है इंडिया के अंदर और वो काम करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, इंडिया के इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है। हम कह देंगे यार तू तो अपना है, उससे गले मिलाओ, PRI का घोषित कर दो। क्या बोला? उसको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया घोषित कर दो। लेकिन वो घूमी घूमी के लिए आ रहा है, समझना बात को, पर कौन तो है, पर ठीक है, अगर वो आ रहा है तो ऐसे केस के अंदर हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड वाला स्टेटस दे देंगे। क्या आप इस बात को समझे? क्या वो ताजमहल को देखने के लिए आ रहा है, दे दो कैरी फॉरवर्ड का स्टेटस। समझना आप बात को, ध्यान रखना। वो यहाँ पे मान लीजिए वो यहाँ पे 4 धाम की यात्रा करने के लिए आ रहा है, कोई बात नहीं, उसको हम लोग यहाँ पे स्टेटस दे देंगे, तू PROI है, हम तेरे को बख्श दे रहे हैं करके, जा तेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हमारे फेमा के, जा 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 जो करना है कर लेकर। समझ गया आप बात को? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हो क्या? बोलो ना, 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 बोलो ना। ठीक है, आओ इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो, करो करो करो, कॉपी करो। डन है? डन है क्या? बोलो जल्दी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग ना, आज के लिए इतना ही करेंगे। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को 6 बजे, फिर से तबीयत से मिलेंगे हम लोग अनअकैडमी के इस प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और फिर मचाएंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एक 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 चीज़ को देखते हुए। ठीक है, कल मैं आऊँगा और फिर से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, पहले रिवाइज कराऊंगा क्या क्या पढ़ा, है ना। अब ज़्यादा आप ध्यान मत दो, सेलियंट फीचर्स वगैरह ये आपको सब समझ जाएंगे जब मैं आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊँ दूंगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ जाएंगी।
कि क्या चीज़ हो। जैसे अगर फीमा के अंदर कोई गड़बड़ करता है तो इन्वेस्टिगेशन कैसा होगा, कौन किसके पास अपील का मतलब होता है आप किसके पास माफ़ी की गुहार लगाओगे, आप किसके पास जा पाओगे, वो सारी चीज़ें अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। तो ऐसी वाली चीज़ें यहाँ पे आ जाती, समझ गए आप बात को। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। मैं आपको सीए इंटरमीडिएट का पूरा लॉ कवर करवाने वाला हूँ। पहले ही आपको जाने से पहले बता दूं, मेरा क्लासेस अभी 6 बजे का है। बाद में मेरे जो क्लासेस है वो बाकी जो लॉ की क्लासेस होती है सब एक टाइम पे हमारी हो जाती है, वो नॉर्मल टाइम पे मेरे लॉ के क्लासेस यहाँ पे रहने वाले हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, समझे आप बात को। बस अभी मेरी क्लास थोड़ी अलग से चल रही है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तो बाकी समय जो क्लासेस रेगुलर टाइमिंग होता है वो 10:15 का होता है, 10:15 से 11:45 चलती है। तो वो समय सब लॉ की क्लासेस वही समय चलती है पूरी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर की। तो वही मेरा भी टाइम स्लॉट होगा। अभी मेरा 6 बजे का टाइम स्लॉट रहने वाला है। बाकी तो आपने यहाँ पे एनरोल कर ही लिए होंगे सेशंस को। जिन्होंने नहीं किया, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा लिंक को, आप उसको एनरोल कर लीजिएगा। यूज कीजिएगा कोड IG सर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। 20% अभी अनअकैडमी के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, है ना। चलो आओ।